चलिए प्यारे बच्चों, देखेंगे पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जो भी फिगर है वो हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है ताकि आप लोगों का टाइम बर्बाद ना हो, लेकिन फिर भी हम इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ भी लेंगे तभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ते हैं। देखिएगा, ए पोटेंशियोमीटर वायर ए बी हैविंग लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस 12R इज जॉइंट टू SLD ऑफ EMF E and internal resistance R. SLC having EMF E by 2 and internal resistance 3R is connected. The length AJ at which the galvanometer as shown in figure shows no deflection is. तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में जो भी बातें बोली गई हैं वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस इस फिगर में भी बताई गई हैं। तो इस फिगर से भी हम एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि एक सेल है जिसका नेम है D, इसका EMF E है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस सेल से एक पोटेंशियोमीटर वायर को जोड़ा गया है। ये A से B तक ये जो लाइन जैसी दिख रही है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इस वायर की लेंथ कैपिटल L बताई गई है और इसका रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों 12R बताया गया है। इसी वायर से एक और सेल को जोड़ा गया है और ये सेल है C। इस सेल का EMF E by 2 बताया गया है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3R बताया गया है। इसी से एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ा गया है और गैल्वेनोमीटर को प्यारे बच्चों एक जॉकी की सहायता से यहाँ पर AB में कहीं पर टच कराए रखा गया है और जहां पर इसको टच कराया गया है उस पॉइंट को प्यारे बच्चों J नेम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? J। अब प्यारे बच्चों, ये वो पॉइंट है जहां पे इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। मतलब ये कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। कहने का मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही प्यारे बच्चों। तो ये जो AJ लेंथ दिखाई दिया आपको, मतलब इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस A से J तक की जो लेंथ दिखाई दी, तो इस AJ लेंथ को बताना है हमको। अगर इस AJ लेंथ के करस्पॉन्डिंग इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है तो ये AJ लेंथ कितनी होगी ये हमको बताना है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है और जब भी बच्चे इस पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस को देखते हैं तो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उनको लगता है कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होंगे। और मैं बता दूं कि पोटेंशियोमीटर के जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा आसान होते हैं। आज से जब आप इन क्वेश्चंस को देखोगे जो मैं करा रहा हूं, उनके बाद आप पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर पाओगे। देखिएगा, इनको करने के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। बहुत ही 2-3 बातें अगर आपको पता हो तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो किसी भी पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को। हमको करना क्या होगा, जितनी बार भी आपको पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन मिलेगा 99.99% टाइम्स आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा वो देखिएगा। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको नल पॉइंट मिला है, नल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट है ये जिसके रिस्पेक्ट में इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो। ठीक प्यारे बच्चों, तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको नल पॉइंट मिला है वो पॉइंट और बैटरी का दूसरा वाला टर्मिनल जिस पॉइंट से जुड़ा है वो वाला पॉइंट, तो ये जो 2 पॉइंट है ना, इन 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल रहे होंगे बार बार हर एक क्वेश्चन में। बस यही काम करना है प्यारे बच्चों। अब इन 2 पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के 2 तरीके होंगे। एक तो आप इस वाले सेल की वजह से यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे, एक तो इधर वाले सर्किट की वजह से आप इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल पाओगे। तो प्यारे बच्चों, इधर वाले सर्किट की वजह से निकालो चाहे इधर वाले की वजह से निकालो, जब पॉइंट्स सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही होगा प्यारे बच्चों, चाहे इधर वाले की वजह से हो चाहे उधर वाले की वजह से हो। तो हम एक ही काम कर रहे होंगे, इन 2 पॉइंट्स के बीच का ही पोटेंशियल डिफरेंस बार बार निकालेंगे और दोनों तरीके से निकालेंगे, इधर वाले की वजह से भी इधर वाले की वजह से भी। अब पॉइंट्स सेम है तो दोनों तरीकों से जो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा वो तो सेम होगा। तो क्या कर रहे होंगे, इसकी वजह से जो निकलेगा और इसकी वजह से जो निकलेगा उनको इक्वल कर देंगे एक दूसरे के। बस यही काम बार बार हम कर रहे होंगे। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है प्यारे बच्चों, तो इनको अगर आप याद रखो तो पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चंस चुटकियों में आपसे सॉल्व होंगे। चलिए 1-2 क्वेश्चन जब आप देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। चलिए इसको समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। देखिएगा, यहां पर ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। कहने का मतलब इस ब्रांच में इस समय कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो अगर यहां पर प्यारे बच्चों कोई करंट फ्लो नहीं हो रही तो यहां पर देखिएगा, अगर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं यहां पर बना भी दूं तो चलिए मैं बना लेता हूं थोड़ा सा समझने के लिए। इस तरीके से अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस मैंने बना लिया तो प्यारे बच्चों, जैसा कि यहां पर बोला गया कि इस समय यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इसका मतलब ये हुआ कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल मैं मानूं 0 तो इस रेजिस्टेंस के इधर भी जो पोटेंशियल दिखाई देगा वो 0 ही दिखाई देगा।
क्योंकि इसमें करंट जीरो है। अगर आप इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना चाहो तो ऐसे निकालोगे, और यहाँ पर आई जीरो है इसलिए ये वी भी जीरो निकल के आएगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा, मतलब इस रेजिस्टेंस के इधर साइड का, इसके इधर वाले साइड का भी वही पोटेंशियल होने वाला है। अब देखिए यही पोटेंशियल यहां से होता हुआ यहां जाएगा, यानी कि इस पॉइंट का पोटेंशियल भी जीरो ही होगा अगर हमने इस टर्मिनल का पोटेंशियल मान लिया है जीरो। लेकिन कब होगा ऐसा? जब इसमें करंट जीरो हो, यानी कि जब इसमें डिफ्लेक्शन ना हो रहा हो उस समय। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब अगर इधर इस टर्मिनल का पोटेंशियल हमने जीरो मान लिया है और बैटरी का ईएमएफ E/2 है, तो निश्चित रूप से इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो E/2 हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट ए है वो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है इस वाले टर्मिनल से, इसलिए प्यारे बच्चों इस पॉइंट का भी जो पोटेंशियल होगा वो E/2 ही हो जाएगा। अब देखिए अगर यहाँ पर बीच में कोई रेजिस्टेंस भी होता तो भी जो पोटेंशियल होता इस पॉइंट का वो E/2 ही होता। क्यों? क्योंकि इस समय इस सर्किट में, यानी कि सर्किट के इस भाग में कोई करंट नहीं है, तो अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता भी कहीं पर तो उसके अक्रॉस भी कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। इस वजह से ये जो टर्मिनल में पोटेंशियल दिखाई दे रहा है वही पोटेंशियल यहाँ पर होता, चाहे यहाँ पर रेजिस्टेंस हो चाहे ना हो। लेकिन ऐसा कब के लिए? जब इसमें कोई करंट ना हो, यानी कि नो डिफ्लेक्शन का केस हो। ठीक, अब देखिएगा ऐसा तो हमने देखा, तो इधर वाले सर्किट के भाग की वजह से हमने इन दोनों के पोटेंशियल निकाले। अब पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। कैसे? इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा? तो इसका पोटेंशियल तो है E/2 और उसका है जीरो, तो प्यारे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आएगा E/2। तो ये तो हमने सर्किट के इस वाले भाग की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। अब हम ऊपर वाले सर्किट के भाग की वजह से इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। ठीक, फिर हम उनको इक्वल कर देंगे, यानी इसके साथ और जो इसकी वजह से निकलेगा उसके साथ उन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो अपना आंसर निकलेगा। देखिएगा, अब देखिएगा हम यहां तो देखिए कि यहां पर कोई करंट नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों इधर करंट होगी, इधर करंट होगी। यहां पर देखिए करंट इस तरीके से बहने वाली है, और इस करंट की वैल्यू भी हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिएगा इस वायर के लिए रेजिस्टेंस 12R बताया गया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, आप इसको ऐसे बना भी सकते हो। तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस तो प्यारे बच्चों सीरीज में जुड़ेंगे। देखिएगा ऐसे करंट फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों सीरीज में दोनों जुड़ जाएंगे। तो अगर I की वैल्यू आप निकालना चाहो तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। ये कितनी हो जाएगी? तो E अपान में R प्लस ये 12R यानी 13R प्यारे बच्चों। तो ये तो हो जाएगी I जो कि सर्किट के इस भाग में बह रही है ना। हमने I तो निकाल लिया। अब देखिए हमको निकालना है A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। तो एक चीज देखिएगा सबसे पहले तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं A और B के बीच में। ठीक, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो A और B के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो 12R है। तो कैसे निकाल सकते हो? तो ये निकल जाएगा ऐसे, V इक्वल IR से प्यारे बच्चों, IR से। I आपने निकाला हुआ है, जो भी यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है वो हमने पहले निकाल लिया है, और जो रेजिस्टेंस है A और B के बीच में वो 12R है। तो 12R से मल्टीप्लाई कर दो, R से R कैंसिल हो जाएगा, और ये 12/13 इंटू E ये दिखाई देगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा A और B के बीच में। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस A B, ऐसा, ताकि आपको पता चले कि A और B के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस है। हमको चाहिए A और J के बीच में, तो यहां पर प्यारे बच्चों एक पोटेंशियल ग्रेडियंट नाम का टर्म होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। है कुछ खास नहीं इसमें, बात ये है कि ये तो A और B के बीच में जो लेंथ है टोटल इसकी L, उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप है। लेकिन अगर हम देखना चाहें कि पर यूनिट लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो वो प्यारे बच्चों पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो ये A से B तक यानी पूरी लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। हमको देखना है पर यूनिट लेंथ के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये जो पोटेंशियल ड्रॉप निकल के आया है पूरी लेंथ के लिए, इसमें से लेंथ से डिवाइड कर दें, तो प्यारे बच्चों ये जो टर्म आ जाएगी ये पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगी। ठीक, तो ये तो हो गई पर यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप। हमको चाहिए A से J तक की जो लेंथ है उसके लिए पोटेंशियल ड्रॉप। तो प्यारे बच्चों AJ को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मतलब A से J तक की डिस्टेंस को अगर AJ ले लें तो प्यारे बच्चों AJ से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? ये AJ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, या बताऊं कि A और J के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो ये निकल के आया ऊपर वाले भाग की वजह से। अब ये जो है ये इसके इक्वल होगा, है ना। तो चलिए इक्वल कर देते हैं, चलिए E/B। तो यहाँ E से E कैंसिल हो जाएगा। हमको निकालना था AJ की लेंथ, यानी AJ की वैल्यू हमको निकालना है। तो चलिए प्यारे बच्चों देखिएगा कितना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लो ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। ये L इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा।
ऐसा ऐसा। अब इसको यहाँ पर देखिए, तो एजे को अगर आप देखना चाहें कि कितना होगा, तो 13L तो ऊपर चला जाएगा और नीचे ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 24 हो जाएगा। तो 13L अपान में 24 ये प्यारे बच्चों एजे की वैल्यू हो जाएगी और हमको एजे की ही वैल्यू बतानी थी। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है। अब फिर से मैं बोल दूं कि जब भी पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन आएगा तो 99.999% टाइम आपको बस एक ही काम करना है, जो नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट हो उसको लो और बैटरी का दूसरा वाला टर्मिनल जहां पर जुड़ा हो उसको लो और उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो नीचे वाले भाग की वजह से और ऊपर वाले भाग की वजह से, फिर उनको इक्वल करा लो। तो जैसे ही इक्वल करोगे तो आपका क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो चुका होगा। तो प्यारे बच्चों, यही काम हम बार बार कर रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो फिगर है वो हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है, फिर भी एक बार क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द मीटर व्हिच ए बी इन गिवन फिगर इज 4 ओम विद अ सेल ऑफ EMF E इक्वल 0.5 वोल्ट। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमको दी जा रही है उनको भी यहाँ पर हम लिखते हुए चले ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो चलिए वैल्यूज को यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो E है वो 0.5 वोल्ट है और प्यारे बच्चों जो AB वायर है इसका रेजिस्टेंस भी हमको बताया गया है और ये बताया गया है 4 ओम। अब आगे देखिए उन्होंने कहा है एंड रिहोस्टेड रेजिस्टेंस RH इक्वल 2 ओम। कहने का मतलब जो RH है इसकी वैल्यू है 2 ओम। प्यारे बच्चों, अब देखिए इन्होंने कहा है द नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट सम पॉइंट J। कहने का मतलब ये जो पॉइंट J है ये नल पॉइंट है। इसका मतलब क्या होगा कि इस समय यहाँ पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा होगा। कहने का मतलब ये भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इस ब्रांच में इस समय कोई करंट नहीं होगी। अब आगे देखिए, when the cell is replaced by another one of EMF E is equal E2, the same null point J is found for RH is equal 6 ohm। कहने का मतलब कि अगर जो EMF है वो 0.5 वोल्ट न रह करके E2 हो जाए, तो प्यारे बच्चों अगर EMF को E2 से चेंज करने के बावजूद अगर हमको नल पॉइंट वही फाइंड करना है जहां पर पहले था, तो जो RH है इसकी वैल्यू हमको चेंज करनी पड़ेगी और ये हो जाएगी प्यारे बच्चों 6 ओम। कितनी हो जाएगी? 6 ओम। अब आगे उन्होंने क्या पूछा, द EMF E2 इज। कहने का मतलब इस कंडीशन में जो E2 की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ये हमको बताना है। चलिए प्यारे बच्चों, बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये सॉल्व होगा। पोटेंशियोमीटर का केस यहाँ भी है, ये बोला जरूर गया है मीटर ब्रिज, लेकिन ये बिल्कुल पोटेंशियोमीटर का सेटअप है, इसलिए वैसे ही ये सॉल्व होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, कैसे हम सॉल्व करते थे, बिल्कुल वही तरीका रहेगा जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। बार बार हम वही काम कर रहे होंगे। क्या काम कर रहे होंगे? जहां पर नल पॉइंट मिला होगा उस पॉइंट को लो और जहां पर बैटरी का दूसरा वाला टर्मिनल जुड़ा हो उस पॉइंट को लो और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम बार बार निकाल रहे होंगे। तो यही काम हम यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ पर ऐसा काम 2 बार करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि एक बार तो E ये वाला लेंगे और RH ये वाला लेंगे, तो इसको लेकर के हम ये काम करेंगे। फिर हम एक बार E2 को और RH को 6 ओम लेकर के ये काम करेंगे। ठीक है, जैसा हमने वहां पर एक बार किया था यहाँ पर 2 बार कर लेंगे, काम वही करना है। तो चलिए करते हैं प्यारे बच्चों। इनिशियली E इतना है, RH इतना है। ठीक है, ये चीज हम बाद में लेंगे, पहले हम RH इतना और E को इतना लेकर के चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा, ये पॉइंट नल पॉइंट है। कहने का मतलब इस समय इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। तो अगर इसमें कोई करंट नहीं है तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि जो बैटरी का EMF हो जाएगा वही EMF इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस है भी तो प्यारे बच्चों करंट ना होने की वजह से उसके क्रॉस में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो कहने का मतलब कि इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर मैं 0 में मान लूं तो यही पोटेंशियल इस पॉइंट का दिखाई देगा और अगर यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लिया है तो यहाँ का इस टर्मिनल का पोटेंशियल E हो जाएगा और यही यहाँ का पोटेंशियल दिखाई देगा। ठीक प्यारे बच्चों, तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम देखें तो E - 0 यानी E दिखाई देगा। ठीक, अब देखिए ये तो हमने ऊपर वाले सेटअप की वजह से निकाला, अब नीचे वाले भाग की वजह से यहाँ पर निकालेंगे, फिर इसको इसके इक्वल करेंगे। यही तो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। चलिए करते हैं फिर से। देखिएगा, ऊपर वाले भाग में तो कोई करंट नहीं है, लेकिन नीचे वाले भाग में प्यारे बच्चों करंट होगी। नीचे वाले भाग में करंट होगी, मतलब इस भाग में करंट होगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो करंट कितनी होगी इसको निकालना आसान है। कैसे निकाल सकते हो? I इक्वल 6 अपान में टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिले वो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका तो रेजिस्टेंस 4 ओम है और रिहोस्टेड रेजिस्टेंस 2 ओम है और ये दोनों सीरीज में जुड़ेंगे क्योंकि करंट ऐसे आ रही है, बिल्कुल करंट सेम बनी हुई है प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ पर 4 + 2 यानी 6 यानी कि 1 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों I इस समय 1 एम्पियर की होगी। अब हम क्या काम करते थे? अब हम पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप देखते थे या पॉइंट A और पॉइंट B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो देखते थे। तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे? तो I × R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे देखेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस A B के लिए हम कैसे लिखेंगे? तो I × R से, तो I तो 1 एम्पियर है, R इसका कितना है? तो 4 ओम है प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट। अब देखिए
जैसे ही हमने ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया, तो अब हम निकालते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखिए ये ए से बी तक पूरी लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप है, हमको पर यूनिट लेंथ के लिए पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए। तो अगर इसकी लेंथ मान लो कुछ कैपिटल एल मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर बोला तो नहीं गया, हम इसकी लेंथ को मान लेते हैं कैपिटल एल, ठीक। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 4/m, कितना हो जाएगा 4/m। अब हमको चाहिए ए और जे के बीच के लिए पोटेंशियल ड्रॉप, तो ए से जे तक की लेंथ को इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ए से जे तक की लेंथ को एजे ही मान लो, तो ये हो गया इतना। अब ये चीज प्यारे बच्चों इसके इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना। चलिए तो यहां से प्यारे बच्चों जो एजे है ये हमको क्या मिल जाएगा EL/4, ठीक है, यही मिल जाएगा। अगर हम वैल्यू ऑफ ई रख ले यहाँ पर, ई कितना 0.5, तो ये मिल जाएगा प्यारे बच्चों L/8। तो एजे की वैल्यू L/8 मिल गई, यानी कि अगर इसकी टोटल लेंथ L है तो L/8 पर ये नल पॉइंट इस समय मिला होगा, ठीक, यहां पर ये मिला होगा। अब देखिए एजी की लेंथ हमने इसलिए निकाली क्योंकि जब इसको E2 से चेंज कर दिया गया है और RH को 6 ओम से चेंज कर दिया गया है, तो एजे की लेंथ नहीं बदली है, एजे वही है, तो वही एजे लेकर के हम दूसरी कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो एजे पहले वाली कंडीशन से निकाल लो, फिर यही एजे लेकर के दूसरी वाली कंडीशन के लिए चीजों को सॉल्व करोगे, तो प्यारे बच्चों हम E2 को निकाल पाएंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब दोबारा हम काम करेंगे, क्या यही काम करेंगे, लेकिन अब जो E है वो E2 हो चुका है, जो RH है 6 ओम हो चुका है, प्रोसेस पूरा उसी तरीके से होगा, फिर से वही काम करेंगे, ठीक है। अगर ये नल पॉइंट है तो बैटरी का जो ईएमएफ है वही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में दिखाई देगा। तो ठीक है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, इस बार ईएमएफ E2 है तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, E2 ही हो जाएगा। जैसा यहाँ पर हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस E ही था, कब, जब यहाँ पर ईएमएफ E था, ठीक, तो E2 ही हो गया। अब देखिए यही, अभी तो हमने ये ऊपर वाले भाग की वजह से देखा, अब हम यही चीज देखेंगे नीचे वाले भाग की वजह से, फिर इसके इक्वल करेंगे। तो चलिए पहले बच्चों डायरेक्टली इसके इक्वल हम लिखते हैं यहाँ पर, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए करंट क्या है इस समय, अब करंट क्या हो जाएगी, तो 6/4 + 6, अब ये 2 ओम नहीं रहा, अभी 6 ओम हो गया, तो 6/4 + 6 यानी 6/10 प्यारे बच्चों। मैं इसको अलग से लिख लेता हूँ, कहां पर लिखूं, यहाँ पर 6/10 यानी 0.6। तो प्यारे बच्चों आई तो कितना हो गया, आई तो हो गया यहाँ पर 0.6। अब आई अगर 0.6 हो गया तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.6 × 4, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, आई × आर, तो आई तो 0.6 हो चुकी है, आर है 4 तो 2.4, ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा, तो टोटल लेंथ से डिवाइड कर दो, यानी 2.4/L, इतना पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा। हमको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस एजे के बीच में, तो एजे के लिए कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो प्यारे बच्चों एजे से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर एजे से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2.4/L × एजे, ये प्यारे बच्चों निकल के आएगा ए और जी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। इसको इसके इक्वल कर देंगे, तो चलिए कर देते हैं 2.4/L × एजे, ठीक प्यारे बच्चों, है ना, ऐसा हो जाएगा। अब एजी की वैल्यू हम लोग जानते हैं, एजी की वैल्यू हमने पहले से ही निकाली हुई है, और ये है प्यारे बच्चों 2.4/L, एजी कितना है L/8, L से L कैंसिल, 2.4 / 8, इसको सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा प्यारे बच्चों 0.3 वोल्ट। तो E2 की वैल्यू जो आ गई वो 0.3 वोल्ट, ठीक। तो ये क्वेश्चन देखिए सॉल्व हो जाएगा, यही आंसर है। अब देखिए एक ही काम हम कर रहे हैं बार-बार, पिछले क्वेश्चन में हमने यही किया, नल पॉइंट को लो और बैटरी का दूसरा टर्मिनल जहां पर जुड़ा है उसको लो, उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, ऊपर वाले भाग की वजह से फिर नीचे वाले भाग की वजह से, फिर उनको इक्वल करो, ठीक। वहां भी यही काम किया, यहां भी यही काम कर रहे हैं, बार बार यही काम करना है। काफी आसान सा इसका प्रोसेस होता है पोटेंशियोमीटर के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो इससे डरे नहीं, बड़े आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो फिगर है वो हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है, एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे भी, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इन द गिवन सर्किट डायग्राम ए वायर इज ज्वाइनिंग पॉइंट्स बी एंड डी, द करंट इन दिस वायर इज। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो वायर इस सर्किट डायग्राम में कौन सी वायर जो पॉइंट बी और डी को ज्वाइन कर रही है वो वाली वायर, तो कौन सी वो वायर है जो पॉइंट बी और डी को ज्वाइन कर रही है, ये वाली वायर प्यारे बच्चों। तो ये जो वायर है इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही होगी ये हमको बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा, एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा। अब देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं प्यारे बच्चों इसमें इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसलिए इनका पोटेंशियल सेम होगा। तो अगर इनके इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है प्यारे बच्चों, इसलिए इसमें कोई करंट नहीं होगी, ऐसा आप में से बहुत सारे बच्चे सोचते हैं।
ऐसा इसलिए मैं जान पाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन मुझसे पर्सनली पूछा, तब मुझे लगा कि बहुत सारे बच्चे इसमें फालतू में कंफ्यूजन में आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको लिया ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर किया जा सके। जरा देखिएगा यहाँ पे बच्चे किस लिए कंफ्यूज हो रहे हैं कि इस वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए इसमें करंट 0 होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं। अगर कह रहे बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो उसका ये मतलब कतई नहीं होता कि वहां पर करंट 0 है, ये कभी भी उसका मतलब नहीं होता। इसको जरा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस में मान लू V, तो प्यारे बच्चों क्या लिखूंगा V को IR, ठीक है। अगर किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस मैं पोटेंशियल डिफरेंस देखना चाहूं तो प्यारे बच्चों उसको IR से लिखूंगा, है ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा लिखा जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मुझको 0 चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो इसको कैसे कैसे 0 लाया जा सकता है वो जरा देख लीजिएगा। अगर यहां पर प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस को 0 कर दिया जाए, रेजिस्टेंस को 0 कर दिया जाए और I नॉन जीरो भी हो, I नॉन जीरो भी हो, तो भी प्यारे बच्चों I इंटू R की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि R की वैल्यू तो 0 है ही। 0 से नॉन जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्यारे बच्चों ओवरऑल वैल्यू तो 0 ही मिलेगी ना। तो यहां पर देखिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 है जबकि I 0 नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो तब I 0 हो ऐसा जरूरी नहीं है, तब वहां पर क्या होना चाहिए, R 0 होना चाहिए, ठीक। तो अगर R 0 है तो I 0 नहीं भी है तब भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो सकता है, ठीक। अगर यहाँ पर R की कुछ वैल्यू होती, R की कुछ वैल्यू होती यानी कि ये नॉन जीरो होता, तब इसको फिर 0 होना पड़ता, ठीक, तब इसको 0 होना पड़ता, तभी ओवरऑल वैल्यू 0 आती। लेकिन यहाँ पर केस क्या है, R 0 नहीं है, मतलब सॉरी R 0 है। देखिए बीच में कोई R नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ पर R 0 है तो I नॉन जीरो हो सकता है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के बावजूद। तो यहाँ पर I प्यारे बच्चों हो सकती है, ऐसा ना सोचे कि यहाँ पर I नहीं हो सकती। तो चलिए यहाँ पर निकालिए कि कितनी I बहने वाली है, कितनी I फ्लो हो रही होगी। चलिए प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर मैं 0 मान लूं तो यही पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई देगा, और इस टर्मिनल का पोटेंशियल हम मानेंगे 20, क्योंकि इधर हमने मान लिया 0 और पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट का होना चाहिए, इसलिए इस टर्मिनल का पोटेंशियल 20 वोल्ट ही माना जाएगा। अब यहाँ पर जो पोटेंशियल दिखाई देगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 है इन दोनों के बीच, उसी तरीके से पॉइंट ए और इस टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी तो 0 है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर करंट 0 है। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 होने के बावजूद भी करंट हो सकती है। देखिए यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो रेजिस्टेंस ना होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ना कि करंट 0 होने की वजह से। यहाँ करंट 0 नहीं है, ठीक, फिर भी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो वैसा ही केस तो यहाँ पर भी है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम यही निकाल लेते हैं कि यहाँ से कितनी करंट जा रही होगी। इसके लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों हम R इक्विवेलेंट ही निकाल लेते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें। तो देखिएगा ये जो रजिस्टर है वो A से जुड़ा हुआ है यानी 20 वोल्ट से, ये रजिस्टर भी इधर 20 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ये रजिस्टर इधर B से जुड़ा हुआ है, ये रजिस्टर इधर D से जुड़ा हुआ है। लेकिन B और D भी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है, तो ये दोनों एक ही जैसे पोटेंशियल वाले पॉइंट से जुड़े हुए हैं, यानी दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में जुड़ेंगे। इधर आइए, ये दोनों भी पैरेलल में जुड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इधर तो ये 0 पोटेंशियल वाले पॉइंट से जुड़े हुए हैं। हमारे मानने के अनुसार अगर हमने माना है कि 0 पोटेंशियल वाला पॉइंट है, तो ये दोनों 0 पॉइंट वाले पोटेंशियल से जुड़े हुए हैं। इधर भी सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट से जुड़े हैं, इन दोनों का पोटेंशियल सेम है ना, तो ये दोनों भी पैरेलल में जुड़ेंगे। तो चलिए इनको पैरेलल में जोड़िए, फिर इनको पैरेलल में जोड़िए, फिर जो रिजल्ट मिले दोनों का उनको सीरीज में जोड़िए, तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। चलिए कर लेते हैं, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ लेते हैं, तो रिजल्ट मिलेगा 1 into 4/1 plus 4, ये मिल जाएगा 4/5। इनका देखना चाहे तो 2 into 3/2 plus 3, यानी प्यारे बच्चों ये मिल जाएगा 6/5। अब इन दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा 4/5 plus 6/5 यानी 10/5, यानी प्यारे बच्चों 2 ओम, ये रहेगा R इक्विवेलेंट। अब अगर I निकालना चाहें तो 20/2 तो प्यारे बच्चों 10 एम्पियर, इतनी की करंट यहाँ से जाएगी। लेकिन यहाँ पर जाकर के ये अलग अलग भागों में बटेगी। अब ये कितनी बटेगी, तो आप जानते हो कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हैं तो रेजिस्टेंस के एंटी प्रोपोर्शनल क्रम में ये बढ़ जाती हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर इसका रेजिस्टेंस 1 है, इसका रेजिस्टेंस 4 है, तो इनके रेजिस्टेंसेस का अगर रेशियो 1/4 है, तो जो करंट बटेगी वो 4/1 रेशियो में बटेगी। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो प्यारे बच्चों इनमें जो करंट है वो 4/1 के रेशियो में बटेगी। तो 10 एम्पियर के करंट को इस रेशियो में बांट दीजिए, देखिएगा ऊपर जाएगी 4, कितने में से 5 में से। तो प्यारे बच्चों 10 into
4/5 यानी कि ये हो जाएगी 8 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों इसमें जाएगी 8 एम्पियर। अब देखिए इसमें 8 एम्पियर तो 10 तो टोटल थी, तो इसमें जाएगी 2 एम्पियर। अब देखिए इसी तरीके से यहाँ पर देख लें, ये भी दोनों पैरेलल में है, तो इनमें जो करंट होगी वो भी प्यारे बच्चों इनका जो रेजिस्टेंसेस का रेशियो है उनके एंटी प्रोपोर्शनल क्रम में करंट बटेगी। तो अगर इनके रेजिस्टेंसेस का रेशियो देखें तो 2:3 है, तो जो करंट बटेगी वो 3:2 में बटेगी। तो प्यारे बच्चों टोटल करंट तो यहाँ भी 10 एम्पियर ही देखी जाएगी। क्यों? क्योंकि देखें तो इधर से जो करंट आएगी और इधर से जो करंट आएगी वो टोटल जुड़ करके इधर 10 एम्पियर ही बनेगी। भाई इधर से 10 एम्पियर घुसी थी तो इधर से 10 एम्पियर तो निकलेगी ही, है ना। इसका मतलब ओवरऑल इन दोनों में जो करंट है उनका सम 10 एम्पियर है, तो 10 एम्पियर लेकर के इस रेशियो में बांट दो। तो चलिए 10 एम्पियर लेकर के इस रेशियो में बांटे, यानी 3 है कितने में से 5 में से। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 6 एम्पियर। तो इधर जा रही है 6 एम्पियर, 6 एम्पियर ना 6 एम्पियर। अब इधर देखिए अगर इधर 6 एम्पियर तो इधर कितने जाएगी, इधर जाएगी प्यारे बच्चों 4 एम्पियर, क्योंकि टोटल तो 10 एम्पियर थी, है ना। यही था ना क्वेश्चन में हमने सही बनाया है, हाँ बिल्कुल यही था। ठीक है, अब देख लीजिए 8 एम्पियर इधर से गई है, इधर गई है 6 एम्पियर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें से कितनी निकल गई है 2 एम्पियर प्यारे बच्चों, है ना। टोटल तो यहाँ से 8 एम्पियर आ रही थी, इधर 6 एम्पियर गई है, तो इधर कितनी चली गई है 2 एम्पियर। तो इस वाले ब्रांच में कितनी करंट आ रही है 2 एम्पियर के प्यारे बच्चों, यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए इधर से 2 एम्पियर आई, इधर से 2 एम्पियर आई और फाइनली ये जुड़ करके 4 एम्पियर बन गई, है ना। तो इस तरीके से पूरा सेटअप रहा और इस ब्रांच में जो करंट है वो 2 एम्पियर है। चलिए प्यारे बच्चों चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो फिगर है वो हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है। एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भी लेते हैं तब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In a meter bridge, the wire of length 1 meter has a non-uniform cross section such that the variation dr upon dl of its resistance R with length L is dr upon dl proportional to 1 upon root L. Two equal resistances are connected as shown in the figure. The galvanometer has zero deflection when the jockey is at point P. What is the length AP? तो चलिए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर ये बोला गया है कि जहां पर अभी ये जॉकी टच में है, ये पॉइंट पी है और इस पॉइंट पी के रिस्पेक्ट में अभी इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा। कहने का मतलब यहाँ पर कोई करंट नहीं बह रही। और ऐसी कंडीशन में प्यारे बच्चों आप लोग जानते हो कि मीटर ब्रिज के लिए हम क्या लिखते हैं। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए R1 मान लूं और इसका रेजिस्टेंस में थोड़ी देर के लिए R2 मान लूं, पॉइंट पी के इधर वाली जो वायर है इसके करस्पॉन्डिंग अगर प्यारे बच्चों थोड़ी देर के लिए रेजिस्टेंस R3 मान लूं और पॉइंट पी के इधर जो वायर है इसके करस्पॉन्डिंग अगर रेजिस्टेंस में R4 मान लूं, तो R1, R2, R3 और R4 किस तरीके से रिलेटेड नजर आते हैं। तो इनमें जो रिलेशन नजर आता है वो कुछ इस तरीके का नजर आता है। ऐसा आप लोगों ने पढ़ा होगा मीटर ब्रिज के लिए। अब देखिए प्यारे बच्चों ये चीज जब आप लोगों ने पढ़ी होगी तो ऐसा ही चीज आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो बिल्कुल वैसे ही निकल के आता है, बिल्कुल उसी के प्रिंसिपल पर ये काम ही करता है। आप लोग देखिए बिल्कुल वैसे ही कंडीशन यहाँ पर होती है। यहाँ जो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि यहाँ बीच वाले में भी कोई करंट होती नहीं है, यहाँ पर भी बीच वाले में कोई करंट नहीं है। तो जो ये रेजिस्टेंस के साथ इसका रेशियो होता है वही रेशियो इस वाले रेजिस्टेंस का इसके साथ होता है। ऐसा हमने पढ़ा हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज में, तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। अब देखिएगा इसमें प्यारे बच्चों ये क्या है, ये मीटर ब्रिज है। तो देखिएगा मीटर ब्रिज के लिए हम ये भी पढ़ते हैं कि यही R1 अपान R2 को अब ऐसा हम लिख सकते हैं। कैसा लिख सकते हैं, L1 अपान L2। ऐसा भी हम मीटर ब्रिज के लिए पढ़ते हैं। ये L1 क्या है, तो ये R3 के करस्पॉन्डिंग लेंथ है, यानी कि इस वायर की लेंथ है R3 के करस्पॉन्डिंग, यानी यहां तक की लेंथ, और इसके आगे की लेंथ L2 है। ठीक प्यारे बच्चों, आगे की लेंथ क्या है L2। तो अगर इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ हमको पता है, इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ पता है, तो R1 अपान R2 इतना भी दिखाई देता है मीटर ब्रिज के लिए। लेकिन ये कब दिखाई देता है, ये तब दिखाई देता है जब ये जो वायर है ना ये यूनिफॉर्म हो। यहां पर ऐसा नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है। अगर यूनिफॉर्म का केस होता तो ऐसा कैसे निकल के आ जाता है, ये हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं। कैसे, देखिए हम रेजिस्टेंस को जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऐसा लिखा जाता है, ऐसा कहने बच्चों। ठीक, तो अगर यहाँ पर इस फार्मूले से हम रेजिस्टेंस निकालना चाहें, यानी R3 के लिए अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा रो, और इसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ है L1 अपान में क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर हम कह रहे बच्चों R4 की वैल्यू निकालना चाहें तो रो L2 अपान में क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब देखिए हम उस कंडीशन के लिए निकाल रहे हैं जब क्रॉस सेक्शनल एरिया हर जगह सेम हो, यानी जो वायर है वो यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम बना हुआ है, वो चेंज नहीं हो रहा। ठीक, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर सेम है तो प्यारे बच्चों अगर R3 अपान R4 लो तो R3 अपान R4 कितना आ जाएगा। तो देखिए
रो एल अपान ए अपान में रो L2 अपान ए। तो प्यारे बच्चों ए से ए कैंसिल, रो से रो कैंसिल, तो R3 अपान R4 आ जाता है L1 अपान L2। इसलिए यहाँ पर R3 अपान R4 की जगह डायरेक्टली हम L1 अपान L2 को लेकर के चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ऐसा तब होता है जब केस हो यूनिफॉर्म वायर का, लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म का केस है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो ए है वो लगातार चेंज हो रहा है, इसलिए ये वाला जो ए है इस वाले ए के इक्वल नहीं होगा, इसलिए इस बार ये कैंसिल नहीं हो रहे होंगे। तो आप इस रिलेशन से इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर किसी ने इस रिलेशन को लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व किया तो उसका आंसर निश्चित रूप से गलत ही होगा। अब देखिए, अगर इसको ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस बार हमको R3 और R4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए यहाँ पर एक क्लू दिया गया है आपको क्वेश्चन में। क्या दिया गया है? आपको बोला गया है कि जो dr/dl है प्यारे बच्चों वो क्या है? वो क्या है प्यारे बच्चों? 1/√L ऐसा है। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कैपिटल L ले लिया है, इन्होंने स्मॉल l दिया है, तो हम भी यहाँ पर स्मॉल l कर लेते हैं, स्मॉल l कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में भी यहाँ पर स्मॉल l ही दिया गया है। हाँ, स्मॉल l ही दिया गया है। ठीक, तो इससे हम रेजिस्टेंस को निकालेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, R3 और R4 की वैल्यू हमको निकालनी है। R1 और R2 तो हमको पता ही है, दोनों की वैल्यू R' है। ठीक है, चलिए इसको पहले हम साफ कर लेते हैं ताकि जगह हो जाए, फिर हम प्यारे बच्चों यहाँ पर R3 और R4 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए, अगर हम R3 की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको थोड़ा सा और अधिक सॉल्व करो, फिर देखना dr क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर हम dl को उधर ले जाएं और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा लेते हैं बच्चों, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन को हटा करके हम कुछ कांस्टेंट यहाँ पर जोड़ लेते हैं, मान लेते हैं k, और dl को उधर ले जाओ तो प्यारे बच्चों ये इस तरीके से दिखाई देगा। हमको निकालना है r, तो dr को अगर हम इंटीग्रेट कर दे किसी लेंथ के लिए तो उस करस्पॉन्डिंग लेंथ के लिए रेजिस्टेंस निकल जाएगा। यहाँ से आसान साफ साफ देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मुझे R3 की वैल्यू निकालनी है तो 0 से L तक की लिमिट लगा देंगे तो R3 की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर R4 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक के लिए लिमिट क्या लगेगी? देखिए, यहाँ ये जो पॉइंट है ये L वाला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये 1 मीटर का पॉइंट है। ऐसा बोला गया क्वेश्चन में कि जो वायर है वो 1 मीटर लेंथ की है, और 1 मीटर की लेंथ ही होती ही है मीटर बीच में। ठीक प्यारे बच्चों, तो 1 मीटर का पॉइंट ये है, ये L वाला पॉइंट है, तो लिमिट लगेगी R4 के लिए L से 1। ठीक, ये लिमिट लगेगी। चलिए प्यारे बच्चों, R3 और R4 की वैल्यू निकालेंगे। देखिए, अगर हम निकालना चाहें R3 की वैल्यू तो इसको इंटीग्रेट कर लो dr को, और ये प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? तो k dl अपान में √L, इसको इंटीग्रेट करो। चलो, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से L तक। ठीक है, 0 से L तक। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करें। k तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। √L का L के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 2√L। ठीक प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे लिमिट जाननी है 0 to L, तो ये हो जाएगा 2 को पहले ले लो, तो 2k√L, ये हो जाएगी वैल्यू R3 की। R4 के लिए अब हम सॉल्व करेंगे, तो R4 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसको इंटीग्रेट कर लो, k को बाहर रख लो, d अपान में √L, या बाहर रखो नहीं, चाहे रखो चाहे नहीं, इसको इंटीग्रेट करो, और लिमिट क्या लगेगी? L से 1 वाली, L से 1 प्यारे बच्चों। चलिए सॉल्व करते हैं। अब इस k को बाहर निकाल लो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√L, लिमिट हमको रखना है L से 1। अब इसको आगे सॉल्व करें तो 2k अंदर मिलेगा √1 माइनस √L। ठीक, और देखिए इसको, तो 2k √1 तो 1 हो जाएगा माइनस √L। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या है? ये R4 की वैल्यू है, ये R3 की वैल्यू है। अब हम यहाँ पर रख लेते हैं और चीजों को सॉल्व कर लेंगे। चलिए थोड़ा सा जगह और बना लेते हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। कहाँ पर सॉल्व करें? तो यहीं पर सॉल्व कर लीजिए, इसको मिटा दीजिए, ये तो हमारे काम का है नहीं। इसको ऊपर से हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करना शुरू करेंगे। R1 अपान R2 इज इक्वल R3 अपान R4। यहाँ पर R1 और R2 दोनों की वैल्यू R' बताई गई है, तो R' अपान में R' इक्वल R3 जो है वो 2k इंटू √L, और R4 है 2k 1 माइनस √L। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। 2k कैंसिल हो जाएगा, R' से R' कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इधर तो मिलेगा 1, तो 1 माइनस √L इक्वल हो जाएगा √L। इसको उधर ले जाएं तो 1 इज इक्वल 2√L। अब हमें वैल्यू चाहिए L की, ना कि √L की, तो हम क्या करें? पूरे इक्वेशन का स्क्वायर कर लें, तो इधर मिल जाएगा 1, इधर मिल जाएगा 4L। L क्या हो जाएगा? 1/4, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 0.25 मीटर। तो प्यारे बच्चों, जो वैल्यू ऑफ L है वो 0.25 मीटर है, या AP की जो वैल्यू है वो 0.25 मीटर है। यही हमको निकालना था। चलिए चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। इन ए पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट it is found that no current passes through the galvanometer when the terminals of the cell are connected across 52 cm of the potentiometer wire.
If the cell is shunted by a resistance of 5 ohm, a balance is found when the cell is connected across 40 centimeter of the wire. Find the internal resistance of the cell. तो चलिए प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो भी बातें बोली गई हैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक फिगर को भी हम बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझने में आसानी हो। तो चलिए इस फिगर को हम थोड़ा सा बनाएंगे। एक बहुत ही साधारण सा सेटअप हम बना लेंगे पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन को समझने के लिए। बहुत ही बल्कि सेटअप नहीं बनाना है। चलिए यहाँ पर ऐसा एक साधारण सा सेटअप हम तैयार करेंगे। ये प्यारे बच्चों ईएमएफ ई वाला कोई बैटरी है या सेल बोल सकते हैं। इससे प्यारे बच्चों एक पोटेंशियोमीटर वायर जुड़ी हुई होगी इस तरीके से। ये ए से बी तक जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है ये पोटेंशियोमीटर वायर है। इसी वायर से प्यारे बच्चों एक और सेल जुड़ा हुआ होगा और ये वो वाला सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस या जिसका ईएमएफ हम लोग जानना चाहते हो। ठीक, तो ये वो वाला सेल है। ठीक, इसका ईएमएफ हम मान लेते हैं ई डैश, क्योंकि इसका हमने ई पहले ही मान लिया हुआ है तो इसका ई डैश मान लेते हैं। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम कुछ ले लेते हैं। लेट्स से कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, हमें आर की ही वैल्यू निकालना है। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है, इंटरनल रेजिस्टेंस की ही वैल्यू निकालना है। इस सेल से प्यारे बच्चों इस तरीके से यहाँ से एक गैल्वेनोमीटर भी जुड़ा हुआ होता है और ये गैल्वेनोमीटर प्यारे बच्चों इस पोटेंशियोमीटर वायर से जॉकी के माध्यम से टच हुई होती है। ठीक है, जॉकी को सरकाया जाता है और एक ऐसे पॉइंट को ढूंढा जाता है जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो, इसमें कोई करंट फ्लो ना हो। ठीक, उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट। ठीक प्यारे बच्चों, तो अगर मैं मान लूं कि इसका नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट जे है, ऐसा मान लूं, तो ये प्यारे बच्चों अभी कहाँ है? अभी ये नल डिफ्लेक्शन वाले पॉइंट के टच में है, तो इस समय यहाँ पर इसमें कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, ऐसा मानकर चलो। तो ये एक बहुत ही साधारण सा सेटअप हमने बना लिया समझने के लिए क्वेश्चन को। अब आगे देखिए उन्होंने क्या बोला है कि इनिशियली जब कंडीशन कुछ ऐसी है तो प्यारे बच्चों ये जो नल पॉइंट है और जो पॉइंट ए है इनके बीच की डिस्टेंस 52 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए अब इन्होंने काम किया क्या कि अब इसी सेल से एक 5 ओम के रेजिस्टेंस को शंट कर दिया गया। ठीक है, 5 ओम के रजिस्टर को शंट कर दिया गया ऐसे। ये 5 ओम का रजिस्टर इसमें ऐसे जोड़ा जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां से ऐसे। तो क्या होगा, तो जो नल पॉइंट है वो अब 52 सेंटीमीटर पर नहीं मिल रहा बल्कि 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो अगर ऐसा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू कितनी होगी? प्यारे बच्चों ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, बिल्कुल वही काम रहेगा जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। क्या रहेगा, पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम बार बार निकाल रहे होंगे, एक बार हम नीचे वाले सेटअप की वजह से, एक बार ऊपर वाले की वजह से। ठीक, फिर उनको इक्वल कर रहे होंगे बार बार। तो चलिए इनिशियली तो क्या है, इनिशियली यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस शंटेड नहीं है। इनिशियली जो कंडीशन है वो केवल ऐसी है, ऐसी मतलब ऐसा सेटअप आपको दिखेगा, केवल ऐसा। ठीक, और इस सेटअप में जो एजे की लेंथ है वो 52 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इस कंडीशन के लिए हम वही काम कर लेते हैं, यानी एजे की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं ए और जे के बीच, फिर हम उस रेजिस्टेंस को शंट करके फिर हम वही काम कर लेंगे दोबारा से। चलिए पहले बच्चों करते हैं वही काम। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो ऊपर वाले की वजह से निकाल लो या नीचे वाले की वजह से निकाल लो। चलिए पहले नीचे वाले की वजह से देख लेते हैं। देखिए ये कंडीशन कौन सी है, जब यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा होगा, कहने का मतलब इसमें कोई करंट नहीं होगी, तो इस समय इस रेजिस्टेंस को लेने या लेने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ नहीं होगा। तो इसका ईएमएफ हमने माना था प्यारे बच्चों क्या, ई डैश। तो ऐसी कंडीशन में जो बैटरी का ईएमएफ होता है वही पॉइंट ए और पॉइंट जे के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में दिखाई देता है, ऐसा हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा हुआ है। यहाँ भी हम डायरेक्टली वैसे ही कर लेते हैं। यानी थोड़ा सा समझ लें कि अगर इस टर्मिनल का पोटेंशियल 0 मान लें तो इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा, आई 0 है, तो ये पोटेंशियल सेम यही दिखाई देगा इसके इस साइड भी, और यही पोटेंशियल यहाँ पर दिखाई देगा। और अगर इधर का टर्मिनल का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया तो इधर इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल ई डैश मानेंगे और यही पोटेंशियल यहाँ का भी दिखाई देगा। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा, ई डैश माने 0 यानी ई डैश ही दिखाई देगा। अब प्यारे बच्चों यही काम मुझे इस साइड वाले पोर्शन से करना है, यानी इस भाग को लेकर के इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। देखिए इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस हमने माना हुआ नहीं है। अगर मान लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा पड़ेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की कैलकुलेशन मत बढ़ाओ, मत लो इसका कोई रेजिस्टेंस। ठीक है, इसका कोई रेजिस्टेंस मान लो, इंटरनल रेजिस्टेंस ना लो। ठीक, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें है नहीं प्यारे बच्चों तो क्या होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली ही निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस टर्मिनल का पोटेंशियल अगर मान लिया 0 मानो या ना मानो, 0 मत मानो क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने 0 मान लिया है, तो 0 मत मानो, लेकिन बस ये समझो कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा वो ई ही दिखाई देगा। ठीक है, कुछ ऐसा मान लो, यहाँ पर कुछ भी मानोगे तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा इससे ई
वैल्यू में ज्यादा होगा, ई से ज्यादा होगा। ठीक, बस ये समझो। ठीक, तो हम ऐसा मानकर नहीं चल रहे हैं क्योंकि यहाँ जीरो तो हमने पहले से मान लिया है, बस ये समझ में आ रहा है आपको साफ साफ कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई देगा, ई दिखाई देगा। तो प्यारे बच्चों ऊपर की वजह से अगर मैं निकालना चाहूँ ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए सबसे पहले तो मुझे आई की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों ये आई क्या हो जाएगी, तो जरा देखो आई क्या हो जाएगी, ई और आर इक्विवेलेंट। तो प्यारे बच्चों इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने कुछ माना नहीं है, इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ नहीं है, तो वायर का रेजिस्टेंस हम कुछ मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस आर डैश है, तो आर डैश ये प्यारे बच्चों इसके लिए आई हो जाएगी। अब ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना निकल के आ जाएगा, तो आई इंटू आर, तो आई तो अपना इतना है और आर कितना है प्यारे बच्चों ए और बी के बीच में आर डैश, तो आर डैश से आर डैश कैंसिल, तो प्यारे बच्चों ई अभी हमने ऐसा भी करके देख लिया और अभी डायरेक्टली हमने बताया भी कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखाई देगा, ई दिखाई देगा। तो वैसे डायरेक्टली हम देख सकते थे, इस तरह कैलकुलेट करके भी हमने देख लिया। ठीक, अब प्यारे बच्चों अगर ए और बी के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस है तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो गया, तो इसकी लेंथ अगर मैं मानूं कुछ कैपिटल एल, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाएगा ई बाई एल, इतना ही हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों मुझे ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो ए और जे के लिए जो लेंथ मिल रही है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर ले, तो ए और जे की लेंथ कितनी है इनिशियली 52 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 52 से मल्टीप्लाई कर लो और ये जो चीज है प्यारे बच्चों ये इक्वल होनी चाहिए ई डैश के, किसके, ई डैश के। तो ये तो रहा इनिशियल कंडीशन के लिए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक 5 ओम का रेजिस्टेंस शंट करने वाले हैं, 5 ओम के रेजिस्टेंस को यहाँ पर अब शंट करने वाले हैं, ऐसे ये प्यारे बच्चों हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे लगा दिया। अब देखिए ये नल पॉइंट है इसलिए यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा होगा, कहने का मतलब यहाँ कोई करंट नहीं होगी, यहाँ कोई करंट नहीं होगी, लेकिन प्यारे बच्चों इस वाले सेल के कारण इधर वाले भाग में करंट होगी। ठीक है, तो इधर वाले भाग में तो करंट इस बार होगी प्यारे बच्चों, है ना, करंट होगी प्यारे बच्चों, है ना। इसलिए इस बार पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखाई देगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो जरा देखिएगा। अगर इसका इधर वाले का पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया है तो यहाँ पर इस साइड का पोटेंशियल कितना दिखाई देगा, जरा देखिएगा। अगर हम करंट मान लें यहाँ पर आई माना था, तो यहाँ पर आई डैश मान लें अगर प्यारे बच्चों, तो क्या दिखाई देगा, देखिए इसके और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखाई देगा, तो ये प्लस है, इधर से करंट प्रवेश कर रही है तो प्लस माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा ई डैश माइनस आई डैश आर, ये दिखाई देगा प्यारे बच्चों। ठीक, तो अगर इधर का पोटेंशियल मैंने जीरो मान लिया तो इसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और इधर का पोटेंशियल फिर निकल के आ जाएगा ई डैश माइनस आई आर, जो कि यहाँ का है। तो यही पोटेंशियल इस वाले पॉइंट का भी हो जाएगा इस बार, क्योंकि डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है और बीच में कोई रेजिस्टेंस वगैरह है नहीं प्यारे बच्चों, और रेजिस्टेंस होता भी तो यहाँ पर कोई करंट तो है नहीं, तो पोटेंशियल ड्रॉप होता ही नहीं, इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होता वही यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा। अब देखिए इसका पोटेंशियल इस बार कितना हो गया, इतना, इसका इतना, तो इस बार इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, तो ई डैश माइनस आई आर ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें जीरो को घटाओगे तो इतना ही आ जाएगा। तो अब इस बार हमने इस नीचे वाले भाग की वजह से तो इसमें निकाल लिया, अब हम फिर से ऊपर वाले भाग की वजह से इसमें निकालें, तो ऊपर वाले भाग का कोई सेटअप चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो ऊपर वाले भाग की वजह से तो कितना आ जाएगा, तो देखिए पोटेंशियल ग्रेडियंट तो ई बाई एल ही निकल के आ जाएगा, और अब जो नल पॉइंट मिल रहा है वो 40 सेंटीमीटर पर मिल रहा है, इसलिए पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू 40 सेंटीमीटर, ये प्यारे बच्चों हो जाएगा ए और जे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल, तो चलिए कर देते हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर आई डैश रखिएगा, देखिए हमने आई रख लिया था, आई डैश यहाँ पे आई डैश है। ठीक, चलिए आई डैश रखिए यहाँ पर, चलिए ये हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर वैल्यूज डाल लो। ठीक है, चलिए डाल लेते हैं वैल्यूज, हमें आर की वैल्यू निकालनी है, बाकी सारी वैल्यूज डाल लेते हैं। आई डैश कितना हो जाएगा, तो आई डैश को निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं आई डैश। देखिए इस वाले भाग के लिए आई डैश निकालना है हमको, क्योंकि इस वाले भाग में ही आई डैश है, बाकी तो कहीं है नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ई डैश अपान में नेट रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, तो 5 ओम के साथ ये आर किसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो 5 प्लस आर, तो ये प्यारे बच्चों हो गया आई डैश। तो आई डैश की वैल्यू डाल लो, चलिए डाल लेते हैं आई डैश की वैल्यू यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई डैश माइनस ई डैश अपान में 5 प्लस आर इंटू आर, ये आई डैश की वैल्यू हो गई। इसके इक्वल में क्या है, तो ई अपान में एल इंटू 40 है। अब देखिए यहाँ से ई डैश को कॉमन ले लो, चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पूरे सेटअप को मैं निकाल ले रहा हूँ, अगर आपको इसको देखना हो तो वीडियो का पॉज करके देख सकते हैं। इसको हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमको जगह चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस बार यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कुछ चीजों को, ई डैश को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिएगा ई अपान में एल इंटू 40 इज इक्वल ई डैश, अंदर क्या बच रहा है 1 माइनस आर अपान 5 प्लस आर, ये बच रहा है। ठीक, अब ई डैश की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, ई डैश क्या निकल के आया था, ई के टर्म में इसका कुछ आंसर आया था, तो देखिए क्या आया था, ई डैश की वैल्यू रखो तो ई बाई एल इंटू 50।
ठीक, 1 माइनस आर अपॉन 5 प्लस आर। अब प्यारे बच्चों ई अपॉन एल से कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये अगर 4 से कैंसिल करो तो 10 टाइम्स और ये 13 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन में 13। इधर इसको सॉल्व करोगे तो 5 प्लस आर माइनस आर अपॉन में 5 प्लस आर। अब प्यारे बच्चों आर से आर कैंसिल हो गया है ना, तो देखिए हमको इस आर की ही वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से निकलेगा, इसको इधर उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो चलिए इधर 50 प्लस 10 इधर हो जाएगा 65। तो प्यारे बच्चों ऐसा मिल गया। अब आर की वैल्यू निकालना है तो 10 आर इक्वल मिल रहा है 15, तो आर मिल गया 1.5 ओम। तो ये रहेगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस प्यारे बच्चों। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का जो फिगर है वो हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है। एक बार इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द सर्किट गिवन इन द फिगर करंट्स इन डिफरेंट ब्रांचेस एंड वैल्यू ऑफ वन रजिस्टर आर शोन, देन पोटेंशियल एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए इज। कहने का मतलब ये हुआ हमको पॉइंट बी का पोटेंशियल बताना है पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि पॉइंट बी का पोटेंशियल बताओ पॉइंट ए के पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यही हुआ। ठीक, हमको बी बी माइनस बी ए बताना है प्यारे बच्चों। इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो भी बी बी माइनस बी ए होता। इसको इसने ऐसे बोल दिया कि पॉइंट बी का पोटेंशियल बताओ पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में, तो ये भी प्यारे बच्चों यही होगा, यानी बी बी माइनस बी ए हमको बताना है। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों इस रजिस्टर की वैल्यू, इस रजिस्टर की वैल्यू और इस रजिस्टर की वैल्यू हमको नहीं दी गई है, इसलिए इसको हम लूप लॉ से सॉल्व करें तो काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बाकी का कोई और मेथड अगर आप ट्राई करोगे तो आप फंस जाओगे। हम इसे फंसना नहीं चाहेंगे, हम इसको लूप लॉ से ही सॉल्व कर ले रहे हैं। क्यों फालतू में फंसेंगे, है ना, फालतू में हम फंसना नहीं चाहेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा इस ब्रांच में करंट आपको बताई गई है 1 एम्पियर, तो इस ब्रांच में इधर 1 एम्पियर की करंट आ रही है। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, आगे इस ब्रांच में 2 एम्पियर की करंट हो गई है, तो निश्चित रूप से 1 एम्पियर की करंट इधर से भी आई होगी। ठीक है, इधर से आकर के और ये 1 एम्पियर करंट इधर से आई है, तो दोनों मिलकर के आगे 2 एम्पियर की करंट ले जा रही है। ठीक, तो इससे ये पता चला कि इस ब्रांच में 1 एम्पियर की करंट बह रही है नीचे की ओर। अब देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम इतना जान गए कि इस ब्रांच में कितनी करंट बह रही है, तो इस वाले रजिस्टर के क्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप को देख सकते हैं। देखिएगा करंट ऐसे बह रही है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाहें तो वो हो जाएगा I इंटू आर, तो I है 1, R है 2, तो 2 इंटू 1 यानी 2 ही हो जाएगा, तो 2 वोल्ट ये रहेगा इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप प्यारे बच्चों। अब हम लूप लॉ लगाएंगे, लेकिन ये ध्यान देना है कि लूप लॉ में जो लूप है हमारा, उसमें केवल सर्किट के वही एलिमेंट आए जिनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको पता है। जैसे कि अगर हम देखें तो इस बैटरी को ले सकते हो, 1 वोल्ट की है, इसको ले सकते हो, इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल लिया है, इस बैटरी को ले सकते हो। बाकी इसको नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस ही नहीं पता, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कैसे पता चलेगा। तो प्यारे बच्चों हमारे लूप में ये एलिमेंट ना होकर के सिर्फ ये एलिमेंट होना चाहिए। चलिए अब हम लूप लॉ लगाएंगे। देखिएगा अगर प्यारे बच्चों हम इस पॉइंट का पोटेंशियल मान चुके हैं VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल VB मान चुके हैं, इतना हम मान चुके हैं, तभी हमने VB माइनस VA यहाँ पर लिखा है। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम VB माने हुए हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल हम VA मानकर चल रहे हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अगर ऐसा है तो चलिए हम एक काम कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम एक बैटरी को यहाँ पर जोड़ रहे हैं, एक बैटरी को प्यारे बच्चों जोड़ रहे हैं, एक काम कर ले रहे हैं, इस बैटरी का इस वाला जो टर्मिनल को हम क्या कर रहे हैं, ग्राउंडेड किए दे रहे हैं, ग्राउंडेड किए दे रहे हैं। तो जैसे ही आप ग्राउंडेड करोगे प्यारे बच्चों, तो इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब इस वाले पॉइंट का जो पोटेंशियल था वो VA हमने माना हुआ है, तो इस वाले टर्मिनल का जो पोटेंशियल होना चाहिए कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए प्यारे बच्चों VA। अब यही काम हम यहाँ पर किए ले रहे हैं, यहाँ पर भी एक बैटरी को हम जोड़े ले रहे हैं, इस बैटरी का जो दूसरा वाला टर्मिनल है उसको हम ग्राउंडेड किए दे रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसका पोटेंशियल तो 0 हो जाएगा, बाकी इसका कितना हो जाएगा, तो VB प्यारे बच्चों, क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल हमको VB चाहिए, कितना चाहिए, VB चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखिएगा इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 0, इस वाले टर्मिनल का पोटेंशियल 0, इसका मतलब ये सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट हो गए, तो इनको प्यारे बच्चों हम जोड़ सकते हैं, इनको हम जोड़ सकते हैं, ऐसे हम इनको जोड़ सकते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों एक लूप बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, और लूप में उन्हीं एलिमेंट को लेना है जिनके क्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता हो। तो देखिएगा किस तरीके का लूप हम लेंगे, हम ऐसा लूप यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ, फिर ये लूप लेंगे प्यारे बच्चों, ये वाला लूप, ठीक है, ये वाला लूप लेंगे। चलिए प्यारे बच्चों अगर हम लूप लॉ लगाएं तो चलिए लगाते हैं। देखिएगा
ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव पॉजिटिव आपको पता है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और फिर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। तो हमको चाहिए VB माइनस VA, है ना। तो हम उधर से शुरुआत करेंगे, चलिए उधर से क्यों ले रहे हैं, चलिए करते हैं। देखिएगा हम आगे की ओर से वैल्यू लेना शुरू कर रहे हैं, यानी कि इधर से आगे के, पीछे से नहीं। अगर आगे से लेना शुरू कर रहे हैं तो सबके आगे से लेना, आगे से वैल्यूज ली जाएंगी, ठीक है। अगर पीछे से लेना शुरू कर रहे हैं तो सभी की वैल्यू पीछे से ली जाएंगी। चलिए हम आगे से लेना शुरू कर रहे हैं, तो आगे से यानी प्लस VB प्लस VB। अब यहाँ पे प्लस 2 वोल्ट, यहाँ पर माइनस 2 वोल्ट, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिएगा -1 वोल्ट, है ना, -1 वोल्ट, और यहाँ पर माइनस VA, क्या माइनस VA, ये प्यारे बच्चों 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लूप लॉ में क्या होता है, लूप में जितने भी एलिमेंट पड़ेंगे उनके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनका सम 0 होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये हमने देखा। तो यहाँ से जो VB माइनस VA मिलता हुआ नजर आ रहा है, वो क्या मिलता हुआ नजर आ रहा है प्यारे बच्चों, -1 इधर बचेगा तो उधर जाके +1 हो जाएगा, या 1 वोल्ट ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये मिलेगा VB माइनस VA, यही रहेगा इसके लिए आंसर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो फिगर है वो हमने यहाँ पर पहले से बना रखा है। एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेते हैं, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। In the experimental setup of meter bridge shown in the figure, the null point is obtained data distance of 40 cm from A। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो सेटअप आपको दिखाई दे रहा है, इस सेटअप में प्यारे बच्चों अभी जो नल पॉइंट मिल रहा है वो A से 40 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर मिल रहा है। अब आगे देखिए, if a 10 ohm resistor is connected in series with R1, the null point shifts by 10 cm। कहने का मतलब कि अगर इस R1 ओम रजिस्टर के साथ एक 10 ओम रजिस्टर को प्यारे बच्चों इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए तो जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। The resistance that should be connected in parallel with R1 plus 10 ohm such that the null point shifts back to its initial position is। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर R1 प्लस 10 ओम, देखिए एक 10 ओम का रजिस्टर इसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, ठीक है। 10 ओम का जो रजिस्टर था इसके साथ जब सीरीज में जुड़ चुका है, उसके बाद के लिए इन्होंने कहा है कि R1 प्लस 10 ओम का जो रजिस्टर है इसके साथ एक और जो रजिस्टर है उसको पैरेलल में जोड़ दो, और उस रजिस्टर की वैल्यू कितनी हो ताकि प्यारे बच्चों जो नल पॉइंट था वो पहले वाले ही पॉइंट पर मिले। पहले वाले पॉइंट का मतलब शिफ्टिंग के पहले जहां पर मिल रहा था वहीं पर मिले। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोगों ने समझ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये केस है मीटर ब्रिज का, और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो केस है वो यूनिफॉर्म वायर का केस माना जाएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस है तो साफ साफ क्वेश्चन में बोला जाता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला गया, तो यूनिफॉर्म केस मानकर चलेंगे। तो ऐसे के लिए हम प्यारे बच्चों देख चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में भी देखा हुआ है, और आपको पता है कि इसके लिए हम ऐसा लिखते हैं, क्या ऐसा रिलेशन हम लिख पाते हैं एक मीटर ब्रिज के लिए। तो R1 अपान R2 इक्वल L1 अपान L2 होता है। R1 और R2 ये हो गए, L1 क्या है इस नल पॉइंट के इधर की लेंथ, और L2 क्या है इस नल पॉइंट के इधर की लेंथ, ठीक। चलिए प्यारे बच्चों इनिशियल कंडीशन के लिए इसमें हम वैल्यूज डालकर देखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। इनिशियल कंडीशन के लिए कब, सबसे पहली वाली कंडीशन के लिए जब केवल R1 ही था यहाँ पर, मतलब ना तो यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर जुड़ा है ना ही पैरेलल में कोई जुड़ा है, तब के लिए हम देख रहे हैं, यानी सबसे इनिशियल कंडीशन के लिए। तब प्यारे बच्चों R1 अपान R2 क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा प्यारे बच्चों क्या, तो लेंथ L1 अपान लेंथ 2, यानी कि नल पॉइंट से इधर की लेंथ, नल पॉइंट से इधर की लेंथ, तो नल पॉइंट से इधर की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर। ऐसा बोला गया है कि जब यहाँ कुछ नहीं जुड़ा हुआ ना, इनिशियली जो सेटअप दिखा हुआ है दिख रहा है, इस सेटअप में A से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर नल पॉइंट मिल रहा था। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर 40, और चूंकि ये मीटर ब्रिज है तो इसकी लेंथ तो टोटल लेंथ तो 1 मीटर मानी जाएगी। तो नीचे कितनी डिस्टेंस बचेगी प्यारे बच्चों, अगर ऊपर बची 40 सेंटीमीटर तो नीचे यानी कि यहाँ से इधर कितनी डिस्टेंस मिलेगी 60 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 1 मीटर की है, यानी कि 100 सेंटीमीटर की, तो नीचे बची 60 सेंटीमीटर। इसको अगर कैंसिल करें तो ये मिलेगा 2/3। इसमें अगर हम R1 R2 में रिलेशन देखना चाहें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं, जो R1 मिला वो 2/3 R2 मिला। अब देखिए दूसरी वाली कंडीशन की चीजों को सॉल्व करेंगे, जब यहाँ पर 10 ओम के रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट कर लिया गया है तब के लिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ऐसा मानकर चलेंगे कि यहाँ पर 10 ओम का रजिस्टर सीरीज में जुड़ चुका है, या पर हम यहाँ पर लिख ही दे रहे हैं, ठीक है। अगर 10 ओम का रजिस्टर सीरीज में जुड़ जाए तो प्यारे बच्चों यहाँ का नेट रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, R1 प्लस 10 ओम, है ना। चलिए अब लिखेंगे, यही जो तरीका होगा हम लिखेंगे, यानी इसी रिलेशन पे हम वैल्यूज डालेंगे फिर से। तो R1 की जगह इस बार हो जाएगा प्यारे बच्चों
R1 प्लस 10, नीचे तो R2 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है, इज इक्वल, अब लेंथ कितनी हो गई है, लेंथ L1 यानी नल पॉइंट की इधर की लेंथ अब कितनी हो गई है, तो प्यारे बच्चों इस बार ये बोला गया है कि जो नल पॉइंट है वो 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो चुका है, लेकिन अब ये नहीं बोला गया कि जो 10 सेंटीमीटर से शिफ्टिंग हुई है वो राइट वर्ड डायरेक्शन में हुई है या लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन में हुई है, तो इसके लिए आपको खुद से दिमाग लगाना है। देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम रिलेशन देखें R1 अपान R2 इज इक्वल R3 अपान R4 में, देखिएगा R3 इसके लिए मैंने मान लिया है, R4 इसके लिए मान लिया है, अगर इस तरीके का रिलेशन दिखे तो एक चीज देखिएगा, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो इधर की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए, क्योंकि इधर का रेशियो इसके इक्वल होना चाहिए, तो अगर R1 बढ़ रहा है तो इधर का रेशियो तो ओवरऑल वैल्यू बढ़ रही है इसकी, है ना, तो प्यारे बच्चों इक्वल का साइन लगा है और इक्वल हमको चाहिए, इसका मतलब इधर की भी वैल्यू ओवरऑल बढ़नी चाहिए, तो इधर का भी रेजिस्टेंस क्या होगा, ऊपर वाला बढ़ना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो देखिएगा 10 ओम का रेजिस्टर को इसमें सीरीज में जोड़ दिया गया तो ओवरऑल इधर का रेजिस्टेंस बढ़ गया, R1 की वैल्यू अब R प्लस 10 हो गई है, इसलिए प्यारे बच्चों नीचे का रेजिस्टेंस यानी कि ये R3 की वैल्यू भी यहाँ पर चेंज होगी, बढ़ेगी यहाँ पर, तो क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, शिफ्टिंग आगे की ओर होगी ना कि पीछे की ओर, क्योंकि R3 जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 के, तो L1 बढ़ना चाहिए, R3 बढ़ना का मतलब L1 बढ़ना चाहिए, तो L1 बढ़ा दो यानी आगे की ओर शिफ्टिंग करो, तो प्यारे बच्चों ये मिल जाएगा 40 तो पहले मिल रहा था, अब 10 सेंटीमीटर की शिफ्टिंग हो गई आगे की ओर तो 50 मिल जाएगा, और अगर इधर 50 है तो इधर भी 50 ही बचेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्यारे बच्चों R1 प्लस 10 ये इक्वल था R2 के, ये इसका मतलब हुआ। अब यहां से इस इक्वेशन को, अब इस इक्वेशन से हम R1 और R2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो चलिए निकाल लेते हैं। R1 की वैल्यू यहां पर रख देते हैं, तो R1 की वैल्यू है 2/3 R2 प्लस 10 इज इक्वल R2। इसको आगे सॉल्व करें तो R2 की वैल्यू निकल के आएगी, देखिएगा इस टर्म को इधर ले जाओ तो बचेगा, इधर साइड बचेगा R2/3 इज इक्वल 10, और यहां से प्यारे बच्चों R2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी, तो R2 निकल के आ रहा है 30 ओम, R2 निकल के आ रहा है 30 ओम, तो इसकी वैल्यू यहां डाल दें तो 30 यहां डालो, 10 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो R1 निकल के आ जाएगा 20 ओम, 20 ओम, तो दोनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये कितना था, ये था प्यारे बच्चों 20 ओम, ये था 30 ओम। अब हम आगे वाली कंडीशन के लिए सोचें जो हमने लास्ट में पढ़ी, लास्ट में क्या पढ़ी, हमको ये बताना है कि अगर अब इसके साथ एक रेजिस्टेंस पैरेलल में शिफ्ट मतलब लग जाए, कनेक्ट कर दिया जाए, तो प्यारे बच्चों जो शिफ्टिंग है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि जो नल पॉइंट है वो पहले वाले पॉइंट पर ही मिलना चाहिए, ठीक प्यारे बच्चों। तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ा जा रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो प्यारे बच्चों एक रजिस्टर को हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं पैरेलल में, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं x, ठीक। तो अब एक चीज देखिएगा, R1 प्लस 10 इसकी वैल्यू पहले थी, अब x को पैरेलल में जोड़ने के बाद इसका नेट रेजिस्टेंस कितना दिखेगा, तो प्यारे बच्चों देखिएगा कितना दिखेगा, R1 तो 20 था, ये 10 है, यानी ओवरऑल ये कितना हो गया 30, तो 30 के साथ x को पैरेलल में जोड़ा गया है, तो इसका जो नेट रेजिस्टेंस दिखेगा वो 30 × x अपान 30 प्लस x, ये दिखेगा, बिल्कुल ये दिखेगा। अब प्यारे बच्चों फिर से हम इसी रिलेशन में वैल्यूज को डालेंगे, चलिए वैल्यूज को डालते हैं, इसको थोड़ा सा यहाँ पर मिटा देते हैं, देखिएगा, चलिए R1 की जगह पे है 30x अपान में 30 प्लस R2 की जगह में 30, R2 की वैल्यू क्या है 30 इज इक्वल, लेंथ अब क्या मिल रही है पहले वाली यानी 40 सेंटीमीटर, और नीचे इधर क्या मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो इसका फिर से रेशियो आ जाएगा 2/3 का, है ना। अब इसको सॉल्व कर लें, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 से इसको एक बार कैंसिल कर दो तो 10 प्यारे बच्चों, 10 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 30x अपान 30 प्लस x, ये वैल्यू मिल जाएगी 20। अब इसको सॉल्व करें तो प्यारे बच्चों ऐसा करो, 1 0 से 1 0 इधर कैंसिल कर लो, चल अब इसको सॉल्व करें तो देखिए क्या मिलेगा, 3x इज इक्वल, इसमें मल्टीप्लाई करो तो 60 प्लस 2x, अब देखिएगा ये 2x इधर 3x से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा आकर के, तो x की वैल्यू निकल जाएगी और वो हो जाएगी 60 ओम। तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू है 60, यही हमको निकालना था। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। ऑन इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस द बैलेंस पॉइंट ऑफ ए मीटर विच शिफ्ट्स टू द लेफ्ट बाय 10 सेंटीमीटर, द रेजिस्टेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम, हाउ मच वाज द रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट स्लॉट बिफोर इंटरचेंजिंग द रेजिस्टेंसेस। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो भी बोला गया है इसके लिए हम थोड़ा सा फिगर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझ पाए हम लोग। यहाँ पर इन्होंने ये बोला, सबसे पहले तो ये देखिए यहाँ पर इन्होंने मीटर ब्रिज के बारे में बोला हुआ है, तो एक बहुत ही साधारण सा मीटर ब्रिज हम बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन को समझ पाए आसानी से। तो एक बहुत ही साधारण सा मीटर ब्रिज मैं बनाऊंगा,
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आपको यहाँ दिखाई देगा, एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ नीचे एक वायर होगी प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर एक वायर है, इस वायर की लेंथ प्यारे बच्चों 1 मीटर होती है, मीटर ब्रिज है, मीटर ब्रिज में प्यारे बच्चों 1 मीटर लेंथ होती है इस वायर की, ठीक। यहाँ से एक बैटरी इस तरीके से जुड़ी हुई होगी, इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये बहुत ही साधारण सा सेटअप हमने बना लिया समझने के लिए, बहुत ही खास सेटअप तो नहीं बनाया, लेकिन इससे हमारा काम हो जाएगा, हम समझ पाए क्वेश्चन को, इसलिए थोड़ा सा हमने इसको बना लिया, ठीक। चलिए यहाँ से प्यारे बच्चों गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि प्यारे बच्चों जॉकी के माध्यम से इस वायर AB से कहीं न कहीं टच में होता है। अब हम टचिंग के माध्यम से या इस जॉकी को इधर उधर सरका करके हम ऐसे पॉइंट को प्यारे बच्चों ढूंढते हैं जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन शो ना हो, और अगर ऐसा पॉइंट मिल गया तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट प्यारे बच्चों। उस कंडीशन में इसमें कोई करंट नहीं होती, कहने का मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाता है। तो पूरी तरीके से हीट स्ट्रीम ब्रिज के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है प्यारे बच्चों, उसमें भी ऐसा ही होता है, उसमें भी बीच वाले भाग में कोई करंट नहीं होती। तब होता क्या है, इसका इसके साथ जो रेशियो होता है उसका वही रेशियो प्यारे बच्चों इधर वाले रेजिस्टेंस का इसके साथ होता है। तो यहाँ भी वैसे ही हम करेंगे। देखिएगा, अगर ये नल पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो लेंथ दिखाई दे रही है, इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं रेजिस्टेंस मान लूं R3, इधर का R1 R2 है, ठीक है, इधर का R1 R2 है, इधर का R3, और इसके इधर की लेंथ के लिए हमने मान लिया रेजिस्टेंस R4। तो इनमें क्या रिलेशन दिखेगा प्यारे बच्चों, R1/R2 = R3/R4, ऐसा ही रिलेशन दिखेगा, है ना। ऐसा ही रिलेशन हीट स्ट्रीम ब्रिज में आप लोगों ने देखा है ना, बिल्कुल वैसी ही कंडीशन है, इसलिए यहाँ भी ऐसा ही रिलेशन दिखेगा। अब देखिए, यहाँ पर जो वायर है वो यूनिफॉर्म वायर मानी जाएगी, अगर नॉन यूनिफॉर्म का केस होगा तो स्पेशली क्वेश्चन में बोला जाएगा, इसलिए इसी रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको प्यारे बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे L1/L2। अगर ये जो L1 लेंथ है वो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है और L2 यहाँ तक की लेंथ है, तो प्यारे बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। अब ऐसा इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसा हमने एक पिछले वाले क्वेश्चन में देखा हुआ है, जब हमने मीटर ब्रिज का क्वेश्चन एक सॉल्व किया था, वहां पर हमने देखा हुआ है, ठीक है। ऐसा कभी लिख सकते हैं जब यहाँ पर केस हो यूनिफॉर्म वायर का, अदरवाइज ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर तो यूनिफॉर्म का ही केस माना जाएगा। चलिए, अब देखिए, इसकी टोटल लेंथ प्यारे बच्चों 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर बोल सकते हैं। तो इसी को थोड़ा सा आगे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे L1 अपान में L2 कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर माइनस L1 सेंटीमीटर, ठीक प्यारे बच्चों, इस तरीके से चीज आपको दिखाई देगी। चलिए चलिए, अब हम वैल्यूज डालते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, वैल्यूज तो इन्होंने दी नहीं सर, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि इनिशियली तो ऐसा कंडीशन है, अब क्या करो, इन दोनों का इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। और जब इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे तो क्या होगा, ये जो नल पॉइंट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में 10 सेंटीमीटर से शिफ्ट हो जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, R1 की जगह पर R2 डाल दो और R2 की जगह पर R1 डाल दो इसी रिलेशन में। तो चलिए डालते हैं, R1 की जगह पर R2 और R2 की जगह पर R1। अब देखिए, इधर का रेशियो लेंथ का जो रेशियो कितना दिखाई देगा, तो जो जॉकी है वो 10 सेंटीमीटर लेफ्ट की डायरेक्शन में आ चुकी है, यानी कि जो L1 है वो 10 सेंटीमीटर से डिक्रीज हो गया है। तो प्यारे बच्चों L1 माइनस 10 सेंटीमीटर अपान में, अब देखिए, अगर ये इधर 10 सेंटीमीटर आया है तो इधर वाली लेंथ तो 10 सेंटीमीटर बढ़ गई होगी, इधर की लेंथ है कितनी, इतनी, तो इसमें 10 सेंटीमीटर जोड़ दो तो 100 की जगह 110 हो जाएगा, यानी 110 माइनस L1 ये हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। चलिए, ये एक रिलेशन और ये एक रिलेशन हमने फाइंड किया है, इनसे हम कुछ चीजें देख सकते हैं। L1 की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, कैसे देखिएगा, R2/R1 की वैल्यू यहाँ से हम उठा करके इसमें रख दें, ठीक, या यहाँ से उठा करके यहाँ रख दें तो L1 की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए यहाँ से यहाँ रख देते हैं, तो R1/R2 दिया हुआ है, हमको चाहिए R2/R1, तो इसको पलट लो दोनों साइड। तो प्यारे बच्चों इसमें लिख पाएंगे क्या, 100 माइनस L1 अपान में L1, ये मिलेगा R2/R1 यहाँ से, और यहाँ तो R2/R1 की वैल्यू यही है, तो इन दोनों को इक्वल कर दो, L1 माइनस 10 अपान में 110 माइनस L1, ठीक। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर मिल जाएगा 110 और 2 जीरो और बढ़ा लो, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करो तो 100 इंटू L1, फिर L1 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 110 इंटू L1, फिर माइनस माइनस प्लस L1 स्क्वायर। अब आगे देखिए, इधर तो L1 स्क्वायर माइनस 10 है, इतना मिला, L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कैंसिल हो गया। इधर देखो, ये 210 L1 बनेगा, उधर जाएगा प्लस में, तो माइनस 10 L से कैंसिल हो जाएगा, ये L1 है, ठीक है, L1 है। अब देखिएगा, तो ये मिल जाएगा ऐसा 11,000 इधर मिल रहा है, और उधर मिल जाएगा प्यारे बच्चों क्या, 200 L1 ये मिल जाएगा।
तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दो, 110 अपान में 2, तो L1 मिल जाएगा 55 सेंटीमीटर। कितना मिल जाएगा? 55 सेंटीमीटर। तो L1 था 55 सेंटीमीटर। अब उन्होंने प्यारे बच्चों क्या बोला हुआ है, उन्होंने पूछा क्या हुआ है कि इंटरचेंजिंग के पहले R1 की वैल्यू कितनी रही होगी, मतलब इधर वाले स्लॉट की वैल्यू कितनी रही होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी रही होगी, सॉरी। तो देखिए इंटरचेंजिंग के पहले तो इधर वाले स्लॉट का रेजिस्टेंस R1 था, और इंटरचेंजिंग के पहले ही इधर वाले स्लॉट का रेजिस्टेंस क्या था ये हमको बताना है। तो वो हमने R1 मान रखा है, तो हमें R1 की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? R1 की वैल्यू बतानी है। तो चलिए L1 की वैल्यू तो हमने निकाल ली है, हम इसमें रख लेते हैं। ठीक है, इसमें रख लेते हैं। तो क्या रिलेशन मिलेगा देखिएगा, 55 यहाँ है और नीचे क्या बचेगा 45। तो प्यारे बच्चों इसको कैंसिल करो तो क्या मिलेगा 11/9, ये रेशियो मिलेगा R1/R2 का। ठीक, अब देखिए इन्होंने ये भी बोला हुआ है कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, क्या इन्होंने बोला हुआ है, देखिए इधर इन्होंने कुछ बोला हुआ है, हाँ, द रेजिस्टेंस ऑफ देयर कॉम्बिनेशन इज 1 किलो ओम। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया जाए यानी R1 प्लस R2 लिया जाए तो प्यारे बच्चों ये मिलता है 1 किलो ओम, या इसको हम बोल सकते हैं 1000 ओम। तो R1 प्लस R2 इज इक्वल 1000 ओम, और R1/R2 11/9 से हम R1 और R2 दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको वैल्यू चाहिए R1 की, तो चलिए यहां से R2 की वैल्यू यहां डाल देते हैं। तो R1 प्लस R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 9/11R1, 9/11R1 इज इक्वल 1000 ओम। अब देखिए क्या है बच्चों, इसको सॉल्व करो तो 20R1/11, तो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर 20R1/11 इज इक्वल 1000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल कर लो, और 2 से इसको कैंसिल करो तो 55, सॉरी हाँ 50 मिलेगा, सॉरी है ना, 50 तो मिलेगा। तो R1 कितना मिला प्यारे बच्चों, 11×5 = 55, यानी कि ये मिलेगा 550 ओम। हमको R1 की वैल्यू निकालनी है, और ये आ रहा है 550 ओम। आप लोग देख लीजिएगा किस ऑप्शन में ये मैच कर रहा है, यही इसका आंसर होगा। चलिए प्यारे बच्चों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, चलिए पढ़ते हैं। स्पेस बिटवीन टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई A and B, B is greater than A, is filled with a medium of resistivity rho. The resistance between the two spheres will be। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन काफी ठीक ठाक है, अच्छा है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं, उनकी रेडियस भी बताई गई है आपको। इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं ऐसे, इसकी रेडियस प्यारे बच्चों a बताई गई है, एक और यहाँ पे स्फीयर है प्यारे बच्चों ऐसे, और जिसका रेडियस आपको बताया गया है b प्यारे बच्चों इस तरीके से। ये दोनों कॉन्सेंट्रिक है, यानी दोनों के लिए जो सेंटर है वो सेम रहने वाला है। इसके लिए रेडियस प्यारे बच्चों b बताई गई। ठीक, अब ये भी बोला गया है कि ये जो बीच वाला भाग है, इन दोनों के बीच वाला जो भाग है प्यारे बच्चों, ये एक ऐसे मीडियम से भरा हुआ है जिसकी रेजिस्टिविटी प्यारे बच्चों रो है, जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, ऐसा बोला गया है। तो ये बताना है कि इस सिस्टम के लिए जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ऐसा ही पूछा है ना। देखिए द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स विल बी, यानी बिटवीन द टू स्फीयर्स के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, यानी यहां से यहां तक के भाग के लिए जो फील्ड एरिया दिख रहा है, जो भरा हुआ एरिया दिख रहा है, जो छायांकित भाग दिख रहा है, उसके लिए प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिएगा ऐसे अगर जब भी ऐसा केस नजर आएगा तो हम रेजिस्टेंस को कैसे लिखते हैं, तो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंस को हम लोग जानते हैं कि ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ये होता है रेजिस्टेंस को लिखने का तरीका। लेकिन इसको अगर इस फार्मूले से निकालना है, अगर रेजिस्टेंस को इस फार्मूले से निकालना है तो थ्रू आउट द लेंस जो एरिया है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, एरिया कांस्टेंट रहना चाहिए। लेकिन अगर हम यहां देखें प्यारे बच्चों, तो यहां देखिए अगर यहां से एरिया देखना शुरू करें तो देखिए ये जो एरिया है ये कम है प्यारे बच्चों। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ता जाएगा। देखिए लास्ट में जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। देखिए ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है या ये बड़ा, तो आप देख सकते हो ये छोटा है, ये बहुत ही बड़ा हो गया। तो जैसे जैसे आप इधर जाते जा रहे हो लेंथ के करस्पॉन्डिंग जब आगे बढ़ोगे तो आप ये देखोगे प्यारे बच्चों कि इसमें थ्रू आउट द लेंथ जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज हो रहा है। इसलिए डायरेक्टली इस फार्मूले से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता है। अगर कोई इसको सॉल्व भी करे तो देखिए इसमें वैल्यूज डालो तो रो एल कितनी दिखाई देगी, तो यहां से यहां तक हमको देखना है, इतने में मीडियम भरा हुआ है रो रेजिस्टिविटी का। तो देखिएगा
इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इसकी रेडियस है b और इसकी a है, तो b माइनस a, ये इसकी लेंथ हो गई b माइनस a। और क्रॉस सेक्शनल एरिया, अब देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या लिखूं, इधर वाले का क्रॉस सेक्शनल लिखूं यानी 4 पाई a स्क्वायर लिखूं, या इसके वाले का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखूं यानी 4 पाई b स्क्वायर लिखूं, या बीच वाले का किसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया लिखूं। तो अब यहां पर कंफ्यूजन आ गया कि एरिया क्या लिखूं। इसका मतलब एरिया चेंज हो रहा है ना, अगर नहीं चेंज हो रहा होता तो आप डायरेक्टली लिख पाते और डायरेक्टली आपका आंसर भी निकलता, इसलिए यहां पर इसको नहीं लगा सकते क्योंकि ये चेंज हो रहा है। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इस फार्मूले को लगा पाए। बस इस फार्मूले को लगा तभी पाएंगे जब थ्रू आउट द लेंस एरिया कांस्टेंट हो, बस ये समझ के चलिएगा। अगर एरिया चेंज हो रहा है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो प्यारे बच्चों ये फार्मूला नहीं लग पाएगा। चलिए अब इसको एक ऐसी युक्ति से, ऐसे तरीके से हम सॉल्व करें कि उस लेंथ के लिए, जिस भी लेंथ के लिए हम इसको सॉल्व करने जाएं, जिस भी लेंथ के लिए इस फार्मूले को लगाने जाएं, उस पूरी लेंथ के लिए ये एरिया कांस्टेंट हो जाए, तभी इसको हम लगा पाएंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए इसके लिए प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से प्यारे बच्चों इधर ले लीजिए, यहां से x डिस्टेंस पर जाकर के एक dx चौड़ाई वाला सॉरी यहां पे x से जाकर के एक dx चौड़ाई वाला एक स्फीयर लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये एक स्फीयर हो जाएगा ऐसे ऐसे। इस स्फीयर की जो चौड़ाई है वो dx कितनी है, dx, और ये dx इतनी कम चौड़ाई है जितनी कम से कम आप ले सको, यानी बिल्कुल टेंडिंग टू 0, बहुत ही कम चौड़ाई है। कहने का मतलब ये जो ऊपर वाला भाग है ये बिल्कुल नीचे वाले भाग पर ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। ये तो हमने समझने के लिए दूर बना लिया, लेकिन ये टेंडिंग टू 0 यानी बिल्कुल चौड़ाई बिल्कुल 0 निग्लेजिबल है। तो ये जो भाग है ऊपर वाला वो नीचे वाले भाग के ऊपर ओवरलैप करता नजर आएगा या नहीं आएगा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इस लेंथ के लिए, इस dx लेंथ के लिए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम चौड़ाई है और इस चौड़ाई में ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो इसके ऊपर प्यारे बच्चों ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा, और इसके बीच का भाग वो भी इसके ऊपर ही ओवरलैप करता हुआ नजर आएगा। तो इस छोटी सी लेंथ के लिए यहां से यहां तक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम वेरी करता हुआ ना माने, इसको कांस्टेंट मानकर चल सकते हैं। तो अगर इसको कांस्टेंट मानकर चल सकते हैं इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए, तो इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए हम वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, r = ρl/a, क्योंकि इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया प्यारे बच्चों क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ही ये फार्मूला लग सकता है। तो चलिए लगा लेते हैं इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए। और इस छोटी सी डिस्टेंस के लिए जो रेजिस्टेंस है हम वो dr मान लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा रेजिस्टेंस। तो r को हम dr के ले रहे हैं और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों रो। इस छोटी सी डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, dx, l की जगह पर इस बार dx होगा। एरिया कितना हो जाएगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, तो यहां से जो डिस्टेंस थी वो x थी, तो इसके लिए रेडियस हो गई x प्यारे बच्चों, तो 4 पाई x², ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। देख लीजिए इसके लिए हमने लिख लिया काफी आसानी से, क्योंकि एरिया कांस्टेंट था। पिछले वाली कंडीशन में हम नहीं लिख पा रहे थे, हम समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या लिखूं, है ना, क्योंकि वहां एरिया कांस्टेंट नहीं था। चलिए ये तो रहा इस छोटी सी चौड़ाई के लिए जो स्क्वायर लिखा उसके लिए, हमको यहां से यहां तक के लिए देखना है। तो अब क्या करें प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। चलिए इधर हम चीजों को इंटीग्रेट कर लेते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन की लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, तो जहां से जहां तक के लिए हमको देखना हो, तो यहां से यहां तक मटेरियल है, यहां से यहां तक हमको देखना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तो प्यारे बच्चों ये तो लेंथ a थी और यहां से यहां तक की लेंथ b है, तो प्यारे बच्चों a से b की लिमिट लगा दो, यानी a से बीच वाले भाग को हमको चाहिए, a से ऊपर और b के बीच वाले भाग को चाहिए। तो a से आगे और b की लिमिट तक हम जाएंगे, यानी a से b तक की लिमिट को हम यहां पर लगाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। रो 4 और पाई ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इनको बाहर ले लो, पाई लेकर x² का dx के यानी x के रिस्पेक्ट में प्यारे बच्चों हमको इंटीग्रेशन करना है। तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 1 - x, यही आ जाएगा, बिल्कुल यही आ जाएगा, ठीक है। लिमिट क्या थी, a से b तक। अब देखिए वैल्यूज डालो, तो ρ/4 पाई, वैल्यू डालोगे तो क्या मिलेगा, इधर माइनस साइन लगा है ना, तो माइनस लगा के रखिएगा, -1/b माइनस प्लस 1/a। तो प्यारे बच्चों इसको लिख सकते हैं ρ/4 पाई 1/a माइनस 1/b। तो ये रहेगा प्यारे बच्चों a से b के बीच में जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस, ठीक प्यारे बच्चों। यहां पर जो
करंट है उसको प्यारे बच्चों कैसे बहता हुआ मानेंगे, उसको प्यारे बच्चों ऐसे मानेंगे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया जितने भी दिख रहे हैं उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम करंट को बहता हुआ मानेंगे, तभी ये आंसर निकल के आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस तरीके से ये रहा इसके लिए रेजिस्टेंस। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन का फिगर हमने पहले से यहाँ पर बना रखा है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ भी लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। An ideal cell of EMF 10 volt is connected in circuit shown in figure. Each resistance is 2 ohm. The potential difference across the capacitor when it is fully charged is, यानी कि इन्होंने पूछा है कि जब ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा उसके बाद इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा, या यहाँ पर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि आफ्टर स्टेडी स्टेट इस कैपेसिटर के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई देगा। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बात की गई है आफ्टर स्टेडी स्टेट की, यानी कि अब यहाँ पर प्यारे बच्चों इस ब्रांच में, जिस ब्रांच से ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ है उस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट जीरो है। तो प्यारे बच्चों एक चीज देख लीजिएगा, अगर यहाँ पर करंट जीरो है तो इस रेजिस्टेंस को यहाँ पर बनाने या न बनाने का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि इसके क्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इसको मैं मिटा ही लेता हूँ, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अगर इसको नहीं मिटाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम मिटा लेते हैं क्योंकि इसका कोई मतलब तो है नहीं। अब देखिए प्यारे बच्चों, बाकी के सर्किट में तो करंट बहेगी, हालांकि इतने में नहीं बहेगी लेकिन बाकी में बहेगी। तो ये कितनी करंट बहेगी उसको भी जरा हम यहाँ पर निकाल लें, क्योंकि उसका भी उपयोग हम करेंगे अपने आंसर को निकालने में। तो चलिए सबसे पहले आई निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 10 अपान में आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तो देखिए सभी रेजिस्टेंसेस 2 ओम के बताए गए हैं, तो 2 ओम की वैल्यूज है इनके सभी के पास। तो देखिएगा क्या होगा, ये दोनों तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे, सीरीज में जुड़ जाएंगे। देखिए कुछ पल के लिए अभी इस वाली शाखा को भूल जाओ, इस वाली ब्रांच को भूल जाओ, क्योंकि इसको हम नहीं ले रहे हैं अभी काउंट में, ठीक है। जब हम आर इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं तब उसको हम इस वाले को भूल जाए, क्योंकि इसको अभी हम नहीं ले रहे हैं, इसमें ना तो कोई करंट है ना कुछ है, ठीक है। इसकी अभी कोई वैल्यू यहाँ पर हम नहीं मान रहे हैं, इसको हटा दो, ठीक है। इसको हटा करके आर इक्विवेलेंट को देखो, तो जैसे इसको हटा दिया तो आपको साफ साफ नजर आ जाएगा कि ये दोनों जो प्यारे बच्चों रेजिस्टेंसेस हैं ये सीरीज में जुड़ जाएंगे। तो 2 2 4 हो गया। अब ये 4 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 2 के साथ पैरेलल में जुड़ेगा, तो 4 × 2 अपान में 4 + 2, तो ये कितना हो गया 8/6 यानी कि 4/3। अब जो मिला यहां तक ये इसके साथ सीरीज में जुड़ जाएगा, तो 4/3 + 2 यानी कि 3 × 6 = 4 10/3। तो ये रहा प्यारे बच्चों क्या, आर इक्विवेलेंट, तो 10/3, या मैं कहूं कि प्यारे बच्चों 3 एम्पियर। तो आई आ गई 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर की करंट यहां से आई, अब यहां 2 भागों में बटेगी, तो किन भागों में, किन भागों में बढ़ जाएगी, कैसे कैसे बढ़ेगी, तो वो जरा देखिएगा। ये जो ऊपर वाला पार्ट है नीचे वाले पार्ट के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। ऊपर वाले पार्ट का जो भाग है, ऊपर वाला जो भाग है उसका एक भाग तो इस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है यानी इस पॉइंट से, और एक भाग तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है। अगर इस भाग को देखें तो ये इसका भी एक पॉइंट इधर से टच में है और एक पॉइंट इधर से टच में है। निश्चित रूप से अगर सेम पॉइंट से ये टच में है ऊपर और नीचे वाले भाग, तो इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, इसलिए पैरेलल में ही जुड़ेंगे, ठीक है। अभी हमने पैरेलल में जोड़ा भी है जब आर इक्विवेलेंट निकाल रहे थे। तो पैरेलल में जब दो आपको जुड़े हुए मिल जाए रेजिस्टेंसेस, तो उनके बीच प्यारे बच्चों जो करंट का बंटवारा होता है वो उनके रेजिस्टेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल के क्रम में होता है। यानी कि अगर इनके रेजिस्टेंसेस का हम रेशियो देखें तो जरा देखो कितना हो जाएगा, ऊपर वाले भाग का रेजिस्टेंस 4 है और नीचे वाले भाग का है 2, तो इनका जो रेशियो मिलेगा वो मिल जाएगा 2:1। तो करंट कैसे बटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, यानी कि 1:2 में। तो देखिए 3 में से 1 तो प्यारे बच्चों इसमें जाएगी, 2 इसमें चली जाएगी, तो 1 एम्पियर इसमें चली गई और 2 एम्पियर इसमें चली गई। अब देखिएगा इसमें 1 एम्पियर गई थी ना, तो इधर से 1 एम्पियर आएगी भी, तो देखिए 1 एम्पियर इसमें से आएगी और यहाँ से 2 एम्पियर जाएगी और पुनः यहाँ पर ये 3 एम्पियर हो जाएगी, और 3 एम्पियर करंट इधर से आती हुई फिर से ऐसी अपना फ्लो करती रहेगी। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अगर यहाँ 1 एम्पियर की करंट है तो निश्चित रूप से इसके क्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल पाओगे, करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो I × R। तो I कितना है यहाँ पर 1 और ये रेजिस्टेंस है 2, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा 2 वोल्ट का, कितना 2 वोल्ट का। इसमें अगर पोटेंशियल ड्रॉप देखना चाहे तो देख सकते हैं, करंट 3 एम्पियर की है, डायरेक्शन ये है तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल इस तरीके से रहेंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, तो 3 × 6 वोल्ट का। अब देखिए प्यारे बच्चों, इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप मत देखो क्योंकि उनकी आवश्यकता हमको नहीं पड़नी, हमको प्यारे बच्चों क्या करना है,
हमको इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखना है। तो अगर मैं मान लूं कुछ देर के लिए कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी ही है मान लेते हैं, ठीक है, वी मान ले रहे हैं, ऐसा मान ले रहे हैं, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, इस वाले लूप के लिए अगर मैं लूप ला लगा लूं तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए लूप ला लगाते हैं। तो एक काम करते हैं, इसके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस दिखाई दे रहा है, तो प्लस वी। फिर यहां पर देखिए तो यहां पे आपको मिलेगा -2 वोल्ट। अब आगे देखें, अच्छा ये V हमने माना है, ये वोल्ट यूनिट है, तो यूनिट को अभी हटा लो, कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो अभी यूनिट को हटा लो। अब देखिए इधर मिल जाएगा -6, ठीक है, इक्वल 0। तो प्यारे बच्चों जो V की वैल्यू मिली, ये मिली -8। अब अगर इसकी यूनिट लगा ले तो -8 वोल्ट, ये रहेगा इसका आंसर। यानी कि क्या होगा प्यारे बच्चों, सॉरी माइनस नहीं +8 वोल्ट, ठीक है, +8 वोल्ट। ये माइनस इधर जाके प्लस में बदल जाएगा, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा प्यारे बच्चों, वो रहेगा 8 वोल्ट का। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन का जो फिगर है वो यहाँ पर पहले से बना हुआ है। एक बार हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ ही लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इन द एबव सर्किट द करंट इन ईच रेजिस्टेंस इज। कहने का मतलब यह हुआ कि सर्किट में जितने भी रेजिस्टेंसेस आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी रेजिस्टेंसेस से होकर के कितनी करंट पास हो रही होगी, ये हमको बताना है। तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, इसको बिना देखे आंसर दिया जा सकता है, फिर भी हम आप लोगों के लिए इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखिएगा प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो ये दोनों बैटरीज सेम ब्रांच से जुड़ी हुई बैटरीज हैं, तो इनका नेट प्रभाव हम देख सकते हैं। अगर हम इनका नेट प्रभाव प्यारे बच्चों देखने जाएं तो इनका नेट प्रभाव इस सर्किट के लिए 0 है। कैसे 0 है वो जरा देखिएगा। अगर हम देखें कि किसी टाइम में मैं ऐसा मान लूं कि किसी टाइम t में इस बैटरी से होकर के क्यू चार्ज गुजरा है, ऐसा न मान लो, तो प्यारे बच्चों इस बैटरी से कितनी ऊर्जा ये लेकर के जाएगा, ये जरा देख लीजिए। तो क्यू डेल्टा वी, इतनी ऊर्जा ये लेकर के जाएगा। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा वी कितना हो जाएगा, तो इस बैटरी की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना नजर आएगा, 2 वोल्ट है प्यारे बच्चों। अब ये लोअर पोटेंशियल से हाई टर्मिनल की ओर निकल रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस प्लस का 2 वोल्ट निकल के आएगा। तो कुल मिलाकर के कितनी एनर्जी लेकर के जाएगा, 2Q, इतनी एनर्जी लेकर के जाएगा। अब देखिए अगर किसी टाइम t में इससे क्यू चार्ज गुजरा है तो इससे भी क्यू चार्ज ही गुजरेगा उसी टाइम t में। अब देखिएगा ये चार्ज अगर ऐसे होता हुआ यहाँ पर ऐसे पास होगा तो प्यारे बच्चों इस बैटरी से कितनी ऊर्जा लेगा, ये अगर हम देखना चाहें तो क्यू डेल्टा वी, फिर से क्यू डेल्टा वी। अब देखिए डेल्टा वी कितना हो जाएगा, तो वो तो 2 वोल्ट ही होगा क्योंकि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट है। लेकिन ये होगा कितना प्यारे बच्चों, डेल्टा वी इस बार माइनस में होगा। क्यों, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर निकल रहा है इस बार। इसका मतलब प्यारे बच्चों डेल्टा वी हो गया इस बार -2, यानी कि -2Q, इतनी एनर्जी इस बैटरी से मिलेगी इसको, है ना। तो देख सकते हैं कि इससे तो पॉजिटिव एनर्जी मिली, इससे नेगेटिव एनर्जी मिली, तो ओवरऑल कितनी एनर्जी मिली, तो 0 एनर्जी मिली। तो इस सर्किट को या इस सर्किट के किसी भी एलिमेंट को इन दोनों बैटरीज के कारण कोई एनर्जी मिल नहीं रही है, इसलिए इनको आप हटा सकते हो। तो चलिए प्यारे बच्चों इनको हम हटा देते हैं। जैसे ही आप इनको हटा दोगे तो यहाँ पे एक प्लेन वायर आपको नजर आएगी ऐसे, ये यहाँ पे एक प्लेन वायर आपको ऐसे नजर आएगी। जैसे ही ये प्लेन वायर हो गई, आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है हर एक पॉइंट का सेम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लेन वायर है, कहीं कोई रेजिस्टेंस वगैरह बीच में है नहीं, ठीक। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल यहाँ का हो जाएगा। इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो 0 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि पोटेंशियल सेम है दोनों एंड्स का, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। इस वजह से इस वाले रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। इसका मतलब यहाँ जो I हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब जैसे यहाँ I 0 हो गई तो आप इसको भी हटा सकते हो, इसको लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से कोई करंट वगैरह पास ही नहीं हो रहे। तो जैसे ही आपने इसको हटाया तो फिर से ये पहले जैसे की कंडीशन हो गई। ये दोनों बैटरीज सेम ब्रांच से जुड़ी हुई बैटरीज हैं और इनका जो नेट प्रभाव है बाकी के सर्किट के लिए 0 है, क्योंकि एक तो एनर्जी दे रही है, दूसरी ले रही है, बाकी सर्किट में कोई एनर्जी पहुंच ही नहीं रही। तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है कि इनका नेट प्रभाव फिर से 0 दिखेगा सर्किट के लिए। तो हम क्या करेंगे, इनको हटा देंगे।
चलिए इनको हटा लो। तो जैसे ही आपने इनको हटाया तो फिर से एक प्लेन वायर मिली। इसका मतलब अब इस एंड का और इस एंड का पोटेंशियल सेम दिखेगा, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर भी करंट जीरो मिलेगी। इसको भी हटा दो, जैसे ही यहाँ पर करंट मिली तो इसको भी हटा दो। इसको भी जैसे ही हटाया तो फिर से पहले जैसे की कंडीशन मिली। अब इन दोनों का प्रभाव भी जीरो दिखेगा, इस वजह से इसको भी आप हटा सकते हो। और जैसे ही आप हटाया आपने तो आपने ये देखा कि यहाँ फिर से एक प्लेन वायर मिल रही है, इसलिए इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा और इसमें भी कोई करंट नहीं दिखेगी। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसमें सभी रेजिस्टेंसेस के लिए जो करंट है वो जीरो मिलने वाली है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का फिगर यहाँ पर पहले से हमने बना लिया है। एक बार इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R is bent to form a square ABCD as shown in the figure. The effective resistance between E and C is E is midpoint of arm CD. तो प्यारे बच्चों, ये बोला गया है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उस वायर को बेंट करके एक स्क्वायर बना दिया गया है। तो ये जो स्क्वायर बना है प्यारे बच्चों, इसमें ये जो पॉइंट E है और जो पॉइंट C है, इनके बीच में क्या इफेक्टिव रेजिस्टेंस नजर आएगा। कहने का मतलब पॉइंट E और C के बीच R इक्विवेलेंट को हमको फाइंड करना है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, ये भी बताया गया है कि जो E है ये DC ब्रांच का क्या है, मिड पॉइंट है। एक चीज यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ R जो लेंथ है, सॉरी ये जो वायर है ना, वायर ये ना, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो वायर है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो वायर है इसको केवल बेंट किया गया है, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को चेंज नहीं किया गया। कहने का मतलब इसकी जो मोटाई है, या मैं बोलूं इसका जो रेडियस होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया का, उसको कहीं पर चेंज नहीं किया गया, सिर्फ वायर को बेंड कर दिया गया है ऐसे, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया अभी भी वही बना हुआ है। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया वही बना हुआ है तो निश्चित रूप से जो R होगा वो प्रोपोर्शनल होगा लेंथ के प्यारे बच्चों। जो R होता है वो क्या होता है, रो L बाई A, ये होता है प्यारे बच्चों। अब जब A चेंज ही नहीं हो रहा, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे वायर के लिए सेम है, थ्रू आउट द लेंथ सेम बना हुआ है प्यारे बच्चों, और रो तो सेम रहेगा ही क्योंकि ये मटेरियल पर डिपेंडेंट होता है। तो किस पर डिपेंडेंट रह गया, ये केवल और केवल लेंथ पर डिपेंडेंट रहेगा। तो प्यारे बच्चों जो R होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L के। तो यहां से अगर हम देखें तो ऐसा बताया गया था कि जो वायर था ये R रेजिस्टेंस का था। तो प्यारे बच्चों जब टोटल लेंथ की अगर बात करें, इसके टोटल लेंथ की, ये जो टोटल लेंथ इसकी यहां से यहां तक है, इस टोटल लेंथ के करस्पॉन्डिंग इसका जो रेजिस्टेंस था वो R था, ऐसा हमको पता चला क्योंकि इसने बोला था कि R रेजिस्टेंस का वायर है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है। तो अगर टोटल लेंथ ले ले तो R कितना नजर आ जाएगा, कैपिटल R, ऐसा क्वेश्चन में बताया गया है। अब देखिए अगर इनको बेंड कर दिया गया तो कितना कितना रेजिस्टेंस नजर आएगा अलग अलग पॉइंट्स के बीच में, वो जरा देखिए। अगर देखें तो ये चारों जो साइड्स है वो इक्वल होंगी क्योंकि स्क्वायर है। तो प्यारे बच्चों ओवरऑल पूरी लेंथ के लिए इतना रेजिस्टेंस था। तो अगर चार इक्वल साइड्स में इसको बांट दिया जाए, यानी जो लेंथ है उसको L/4 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 हो गई है, तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी R/4 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 हो जाएगा इन सभी पॉइंट्स के बीच में। कुल मिलाकर के C और B के बीच का जो वायर है इसके लिए जो रेजिस्टेंस है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा R/4, क्योंकि जो वायर है वो L/4 है, ऐसा इसलिए है ना। इसके लिए भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R/4। इस वाले पार्ट के लिए हो जाएगा रेजिस्टेंस R/4। यहाँ पर हम डायरेक्टली पूरे के लिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस बताना है। तो हम सिर्फ D से E के बीच का रेजिस्टेंस पहले देख लेते हैं। D से E के बीच का जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये तो पहले L/4 लेंथ थी, अब इसका भी यानी L/8, तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जो इसके लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा वो R/8 हो जाएगा और बाकी के लिए भी कितना हो जाएगा R/8, क्योंकि ये भी तो L/8 डिस्टेंस ही होगी, L/8 लेंथ ही तो होगी ओवरऑल लेंथ का, है ना, इसलिए रेजिस्टेंस इसका ऐसा नजर आएगा। अब प्यारे बच्चों इन दो के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो अगर यहां से एक बैटरी को हम जोड़ दें, ऐसे एक बैटरी को प्यारे बच्चों ऐसे हम जोड़ दें, ऐसे देखिए ये एक बैटरी को हम जोड़ दें, तो अब इन दो के बीच में हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो देखिएगा अगर हम माने कि करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो आप ये देख सकते हो कि यहां से लेकर के यहां से लेकर के यहां से लेकर के करंट में कहीं कोई बदलाव नहीं हुआ, ये कहीं किसी और ब्रांच में
बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही, सेम करंट यहां से यहां तक बनी हुई है। तो इस पूरे भाग के जो रेजिस्टेंसेस होंगे वो प्यारे बच्चों सीरीज में जुड़ेंगे। इसके बाद क्या है, इस पूरे भाग को अगर देखो तो इस पूरे भाग का एक सिरा तो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, दूसरा सिरा अगर देखो आप तो यहां से होकर के इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ठीक। और अगर देखें ये बीच वाले रेजिस्टेंस को तो ये भी इन्हीं दो पॉइंट्स से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस भाग के जो पॉइंट्स हैं वो उसी पोटेंशियल डिफरेंस पर होंगे जो इस भाग के पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं। ये पूरा भाग भी इन दो पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये बीच वाला भाग भी इन दोनों पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों के लिए, इन दोनों ही भाग के लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। इसका मतलब जब हमने इनको सीरीज में एक बार जोड़ लिया तो बाकी जो रिजल्टेंट मिलेगा सीरीज में जोड़ने के बाद उसको फिर हम इसके साथ पैरेलल में जोड़ेंगे, क्योंकि इसका जो भाग है इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस फाइनली नजर आया है वो वही पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस था, ठीक। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन सभी को सीरीज में जोड़ेंगे। तो सीरीज में जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 यानी 3r/4 ये तो हो जाएगा, इनको सीरीज में जोड़ ले। अच्छा एक और छूट गया r/8, तो इसको भी जोड़ो, r/8 को जोड़ो, ये भी जुड़ेगा। तो एक काम कर ले, इधर भी 8 बना लेते हैं, तो ऊपर जो नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 6 हो गया। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया, 7r/8। तो ये तो हो गया यहां से यहां तक का टोटल रेजिस्टेंस, जो कि इस वाले रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में जुड़ेगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, r/8, तो इसको इसके साथ पैरेलल में जोड़ो, यानी कितना हो जाएगा, तो 7r/8 इंटू r/8 अपान में 7r/8 प्लस r/8, यही हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। चलिए सॉल्व करिए, तो कितना हो जाएगा, 7r² अपान में 64, यही हो गया। इधर नीचे क्या आ जाएगा, तो 7r और प्लस r यानी 8r अपान में 8, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, एक r से एक r यहां कैंसिल हो गया। तो प्यारे बच्चों 7r/64 ये मिल रहा है। तो आप लोग देख लीजिएगा कि किस ऑप्शन में ये आंसर दिया गया है, ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। यही ई और सी के बीच में आर इक्विवेलेंट होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए प्यारे बच्चों अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर पासेस थ्रू ए कॉपर कंडक्टर, resistivity 1.7 into 10 to the power minus 8 ohm meter, of radius of cross section 5 mm. Find the mobility of the charges if their drift velocity is 1.1 into 10 to the power minus 3 meter per second. तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा गया है मोबिलिटी। तो हम लोग जानते हैं मोबिलिटी क्या होती है प्यारे बच्चों। तो मोबिलिटी क्या होती है प्यारे बच्चों, ये होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है, यही प्यारे बच्चों मोबिलिटी होती है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी Vd अपान में E यही होती है मोबिलिटी। तो चलिए इसको निकालेंगे। यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो आपको दी गई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी नहीं दी गई। तो इसके लिए एक काम करते हैं, एक और रिलेशन हमको पता होता है, ये होता है प्यारे बच्चों J = सिग्मा इंटू E। यहाँ पे ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है कंडक्टिविटी और ये क्या है प्यारे बच्चों, करंट डेंसिटी, है ना। अगर देखें यहाँ पर हमको E की वैल्यू चाहिए, फिर हम E की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। लेकिन एक चीज देखिए, यहाँ पर ये है कंडक्टिविटी, हमको वैल्यू दी गई है रेजिस्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, 1 रेजिस्टिविटी। तो इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 1 रेजिस्टिविटी, ये होती है कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों। तो E क्या हो जाएगा, E यहाँ से लिखेगा कि ये होगा रो इंटू जे। अब देखिए रो जे क्या हो जाएगा, I अपान में A प्यारे बच्चों। चलिए ये वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, तो मीन क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों, Vd अपान में रो I अपान में A, यानी A यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए Vd की वैल्यू आपको पता है, चलिए वैल्यूज रख लेते हैं यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए वैल्यूज क्या दी गई है, Vd है 1.1 इंटू 10 to the power -3, ये Vd हो गया। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी प्यारे बच्चों πr², यहाँ पे r क्या दिया गया है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है r 5 mm, क्या दिया गया है 5 mm, है ना 5 mm। तो इसको मीटर में चेंज करोगे mm में, तो क्या करोगे प्यारे बच्चों 10 to the power -3, ये हो जाएगा मीटर में, है ना। तो πr² यानी इसका स्क्वायर करो, चलिए इसका स्क्वायर करो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसका स्क्वायर हमने कर लिया। अब अपान में क्या, रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है 1.7 इंटू 10 to the power -8, यही दिया हुआ है।
इंटू आई कितनी दी गई है 5 एम्पियर। तो इस तरीके से सारी की सारी वैल्यूज आपको पता है। अब इसको आपको केवल सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है, तो मोबिलिटी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।